हाय एवरीवन। तो अब हम ऐसे 520 कर रहे हैं, राइट। देखो 520 हम लोगों ने एक बार अच्छी तरह से समझ रखा है, थरली कर रखा है, हमने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं और याद किए हुए हैं, बट स्टिल एक बार रिवाइज स्टडी मटेरियल से क्विकली इसको गो थ्रू करना है, ठीक है, ताकि ये लास्ट मोमेंट पे हम लोग इसको और अच्छे से रिवाइज कर सके। और प्लस एज यू नो एमसीक्यूज ये लोग कहीं से भी किसी भी पर्टिकुलर लाइन पर से पूछ लेंगे। सबसे पहली बात तो जब भी हमें एनालिटिकल प्रोसीजर्स पर कुछ भी चीज पूछी जाती है, चाहे हमसे मेनली मीनिंग पूछा जाता है, हमसे रिलाय कब करोगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे, सैप्स का मीनिंग, सैप्स के लिए कैसे सुटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एक्सपेक्टेशन के डेवलपमेंट को करके उस सारे जो फैक्टर्स पूछे जाते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग द रिजल्ट, पर्पस, टाइमिंग या और कुछ इसके अंदर जैसे टेक्निक्स आ जाएंगी वो पूछी जाती हैं। हम लोग बहुत सेफली अपना एक essay 520 दैट डील्स विद एनालिटिकल प्रोसीजर्स, राइट, हम इसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। मतलब वी कैन ऑलवेज कोट essay 520 व्हेनेवर एनी क्वेश्चन ऑन दीज टॉपिक्स जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो पूछा जा रहा है हमसे एग्जाम्स में। फिर भी मैं आपको मेन चीजों को मार्क कराते जाऊंगी। सी, एक एक लाइन को रीड करना इज नॉट पॉसिबल। हम लोग उस ज्यादा ध्यान अपना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लगाएंगे। देखो इंट्रोडक्शन पे तो क्या ध्यान लगाना, फिर भी अगर आपको लगता है कि आप एक बार स्टडी मटेरियल फिर से, क्योंकि आपने एक बार किया हुआ है, बट फिर से अगर आप उसको मार्किंग करना चाहते हो, हैव ऑलरेडी मार्क द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर बेसिकली रेलिवेंट, मोर रेलिवेंट फॉर एमसीक्यूज एंड यू नो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए। बड़े क्वेश्चंस उसको हम पूरा कंप्लीटली करके जाएंगे। तो चलो जल्दी से बताओ, ये क्या कहते हैं, रूटीन चेक से सारी की सारी चीजें या सारे के सारे मिस्टेक्स पता नहीं चल पाते हैं। ये एमसीक्यूज के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है एक बार, राइट। रूटीन चेक से सारी की सारी चीजें पता नहीं चल पाती हैं। रूटीन चेक्स के अलावा हमें कंपैरिजंस लगाने पड़ते हैं, हमें एक्स्ट्रा चीजें लगानी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं सो एज टू आइडेंटिफाई द मिस स्टेटमेंट्स वगैरह। तो हम लोगों को ये जितने ओवरऑल टेस्ट लगाने हैं, खाली रूटीन टेस्ट से करके हम सारी चीजें गड़बड़े पता लगा पाएंगे तो जरूरी नहीं है। और essay 520 एप्लीकेशन एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताता है, ठीक है। बिल्कुल बड़ा सिंपल सा इन लोगों ने एक एग्जांपल दिया कि अगर मान लो एक कंपनी का हम ऑडिट करने के लिए गए और वहां पे रेंट अमाउंट कर रहे हैं 50,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, हमें रेंट के पेमेंट के वाउचर्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं, हम इस पर रिलाय कर जाते। पर जब हमने सिमिलर इंडस्ट्री जो ऐसी ही प्रकार की दूसरी इंडस्ट्री से कंपैरिजन किया सिमिलर लोकेशन में, हमें पता चला अरे नहीं, वो लोग तो केवल 10,000 का रेट दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ये कंपैरिजन नहीं करते, अगर हम ये सिमिलर इंडस्ट्री से किसी दूसरे कॉम्पिटिटर का अगर हमारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑडिटर को, ये कंपैरिजन नहीं करते तो हम ये अनयूजुअल ट्रेंड को पता ही नहीं लगा पाते, ठीक है। ये इनकंसिस्टेंसी, ये विरोधाभास, ये कॉन्ट्राडिक्शन हमें पता लगा जब हमने क्या किया, जब हमने कंपैरिजन करने का सोचा जो सिमिलर एरिया में सिमिलर इंडस्ट्री थी। तो दैट इज व्हाई एनालिटिकल प्रोसीजर, देखो तुम लोग तो उसमें भी पढ़ते हो ना, तुम्हारे यहाँ पर इंटरमीडिएट के सेकंड ग्रुप में एक सब्जेक्ट है EIS करके, आप उसमें भी कितना डिटेल में एनालिटिक्स पढ़ते हो। अगर आपको पता, आप डेटा एनालिटिक्स आज के दिन का, मतलब नॉट आज के दिन का, आप तो काफी साल हो गए, पर डेटा एनालिटिक्स का फील्ड एक बहुत उभरता हुआ फील्ड है। तो डेटा एनालिटिक्स के अंदर भी क्या चीज की जाती है, हम अपनी ऑडिट में उस चीज को बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं, चाहे हम मैनुअली काम कर रहे हो, चाहे हम कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में जाकर के ऑडिट कर रहे हो, हम रिलेशनशिप्स को स्टडी कर रहे हैं डेटा के बीच में, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे ऐसा कैसे, हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने 50,000 का रेंट दिया, जबकि बराबर वाला जो उनके साथ की शॉप वाला है वो 10,000 रुपए का रेंट दे रहा है, जरूर दाल में कुछ ना कुछ पर्पल है, मतलब कुछ गड़बड़ है। Okay, now meaning of analytical procedure. Now this is my sincere request to you all. प्लीज, मैं जानती हूं हमें इसको इकट्ठा जैसा लगेगा, बट इसको करना है पक्का। इट मीन्स एज पर essay 520, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन एनालिटिकल प्रोसीजर पे पूछेगा, कैन ऑलवेज स्टार्ट विद द डेफिनेशन। इससे एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट जा रहा है, मैंने आपको पहले भी बात बहुत अच्छे से बताई हुई है। ओके, तो 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, अब हम पहले की बात नहीं करेंगे, हमने क्या क्या सीखा उसकी बात नहीं, बस क्विकली रिवाइज। चलो 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब हम इवैल्यूएट करें, किसको करें, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, थ्रू एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप्स
एंड, और हम किसके बीच में रिलेशनशिप्स देख रहे हैं, हम किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल बोथ का मतलब फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों डेटा को। जैसे नॉन फाइनेंशियल हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से कंपेयर कर सकते हैं, हम कहीं ना कहीं जो यूनिट्स प्रोड्यूस हैं उसको यूनिट्स प्रोड्यूस, पिछले साल की यूनिट्स प्रोड्यूस कितनी थी, इस साल की यूनिट्स प्रोड्यूस कितनी, और फाइनेंशियल डेटा तो जानते हो, सेल्स को सेल्स से कंपेयर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या मार्जिन्स को उससे कंपेयर करना, सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। सो एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये 1 मार्क की MCQ में लग सकता है, 520 इज वेरी मच इन योर सिलेबस, राइट, कि ये दोनों के बीच में होता है, फाइनेंशियल के बीच में भी होता है, नॉन फाइनेंशियल के बीच में भी होता है। आप कंपैरिजन करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं नाउ, और इससे आप फ्लक्चुएशन या रिलेशनशिप देख सकते हैं कि कोई इनकंसिस्टेंट तो नहीं, कोई अनयूजुअल फ्लक्चुएशन तो नहीं है। अरे 20% का इंक्रीज था, ऐसे करके सेल्स जा रही थी, मैंने यही एग्जाम्पल क्लास में लिया हुआ है, अचानक से सेल्स ऐसे हो गई, ऐसा कैसे हो गया, एकदम से ट्रेंड में इतना बदलाव कैसे हो गया। ओके तो और बेसिकली आपको भी मार्केट फैक्टर से लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो डेफिनेटली यहाँ पे गड़बड़ होने का चांस ज़्यादा है, हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, राइट। सो इट मीन्स इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स दोनों के बीच में देख रहे हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल के बीच में, ठीक है। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल बनाया, आई डोंट थिंक अभी मुझे एग्जाम्पल्स बहुत बताने की जरूरत है कि भाई आप बताओ आप कैसे एनालाइज करोगे टोटल वेजेस को, तो टोटल वेजेस को हम ऐसे करके एनालाइज करेंगे कि वेज पर वर्कर मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर, और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं वो इसमें नॉन फाइनेंशियल डेटा हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और रेट जब हम लगाएंगे वो फाइनेंशियल डेटा हो गया वेजेस पर वर्कर, तो हम दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, हम साथ साथ में इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये कहता है एनालिटिकल प्रोसीजर में कंपैरिजन आप देख रहे हो, आप रिलेशनशिप्स भी देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो, आप रिलेशनशिप को कंसिडर कर रहे हो कि अरे 20% सेल इंक्रीज हो रही थी, तो 20% सेल इंक्रीज हो रही थी तो क्या पिछले साल के मुकाबले इस साल सच में 20% ही इंक्रीज हुई है, आप ये चीज को कंसिडर कर रहे हो, और इन सबको मिला के आपने एनालिटिकल प्रोसीजर बनाया। देखो आप फटाफट से आप कहाँ से कंपेयर कर सकते हो, कंपेयरेबल इंफॉर्मेशन फॉर प्रायर पीरियड, पर प्लीज सोच लेना कि पिछले साल की इंफॉर्मेशन कंपेयरेबल है भी या नहीं। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा पुराने ईयर्स में जाकर के चलते हैं, आप मेरे को सच्ची सच्ची सोच के बताओ। देखो मैं जानती हूँ अभी ये समय बीते हुए बहुत सा मतलब काफी टाइम हो गया, बट स्टिल दुख भरे दिन बीते हुए भैया टाइप्स वाली बात हो गई है। पर एक बात बताओ, देखो 2021 तो पूरा का पूरा कोविड से भरा हुआ साल था, है ना। लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि थर्ड वेव तभी आई और ओमाइक्रॉन तभी आया तो मैम कौन सा ये ओवर अगले साल भी हो गया, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। पर आप मुझे ये बताओ, कोई भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री अनटिल एंड अनलेस वहां पे कुछ ट्रेंड सेम रहा हो, क्योंकि 2021 में बहुत सारी इंडस्ट्रीज स्टार्टिंग के 6 मंथ्स डिस्टर्ब्ड वर्किंग रहा एंड ऑल रहा, शायद वो 2021 को 1920 की सेल से कंपेयर नहीं करेंगे। अगर कोई ऑडिटर 2021 में ऑडिट करने के लिए गया होएगा, क्यों नहीं करेंगे? लेट्स नॉट टॉक अबाउट इसके बाद की बात की फलाना वेरिएंट और ये वेरिएंट और ये और वो पता नहीं कौन कौन से, बट स्टिल ये तो मतलब 20-21 साल जिसके अंदर हिंदुस्तान में कोविड की एंट्रोस की वजह से सारी इंडस्ट्री का डेटा है गया। बट माइंड इट, आई होप आप लोगों ने भी सुना होगा कि एडटेक बबल जो है वो बर्स्ट हो गया और बायजूस के ऊपर बात आई और बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर बात आई। बट ये तो बात आई एक्चुअली सन 2022 और 23 में, क्योंकि ये बात 2022 अप्रैल के अंदर ये न्यूज़ सुनने में आई, है ना। बट स्टिल आप मुझे बताओ 2021 एक ऐसा साल रहा जहाँ पे एडटेक प्लेटफॉर्म्स है ना, वाइटेड जूनियर हो गया, बायजूस हो गया, इस प्रकार के बहुत सारे उन्होंने बहुत फ्लोरिश किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई, एवरीबडी मूव टू ऑनलाइन, है ना, छोटे छोटे बच्चों से लेकर सब कोई। ये मुझे आपको बताना जरूरी लग रहा है, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल इस रिविजन क्लास में ना बताती ये बात, है ना, क्योंकि ये चीज आएगी। द इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल। तो आप वहां उल्टा हुआ, वहां पर 2021 उनका बहुत फ्लोरिशिंग ईयर था, सबसे ज्यादा फ्लोरिशिंग ईयर था, जो जाकर के ये भ्रम टूटा सन 22-23 में। मतलब मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हूँ, जब अप्रैल 22 से न्यूज आनी शुरू हुई कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे ये हो गया वगैरह वगैरह, एंड पीपल स्टार्टेड गोइंग बैक टू द फिजिकल मोड दैट वेज। तो बेसिकली उनका भी 2021 में जब ऑडिट हुआ होगा तो 2021 का डेटा वॉज नॉट कंपेरेबल विद 1920।
तो आप कौन सा उठा करके चलोगे? वही जो कंपेरेबल होगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि मैं कंपेरेबिलिटी अब जब आगे आएगा तो मैं एग्जाम्पल रिपीट नहीं करूंगी। तो आप कंपेरेबल इंफॉर्मेशन से करते हो, इसके लिए ऑडिटर को ये बात सोच लेनी चाहिए कि जब वो कंपेयर जहां से कर रहा है वो इंफॉर्मेशन कंपेरेबल भी है या नहीं, राइट अगर कुछ अनयूजुअल ईयर्स हैं तो वो वहां पे कंपैरिजंस प्रायर ईयर से नहीं लगाएगा। अनयूजुअल ईयर के लिए आपके पास एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। और अनयूजुअल ईयर केवल लॉस के केस में नहीं हो सकता। आई टोल्ड यू कि एडटेक कंपनीज के अंदर बहुत एक्स्ट्रा ही कुछ ज़्यादा तेज़ी आ गई, या आईटी कंपनीज में बहुत तेज़ी आ गई बेसिकली उनके सेल्स रेवेन्यूज़ के अंदर, बिकॉज एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन राइट ड्यू टू कोविड। तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन शुड एक्चुअली बी कंपेरेबल, है ना। देखो बार बार वर्ड क्या बोल रहे हैं, खाली प्रायर ईयर नहीं बोल रहे, कंपेरेबल। नाउ एंटिसिपेटेड रिजल्ट ऑफ द एंटिटी, हर एंटिटी अपनी बजट या फोरकास्ट बनाती है, बट बजट या फोरकास्ट शुड बी रिलायबल। अगर बजट या फोरकास्ट रिलायबल नहीं है तो हम उससे कंपेयर नहीं करेंगे। सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन, बट माइंडेड इट इज सेइंग सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन। आप टायर वाला का कंपैरिजन टायर वाला से करोगे, आप एडटेक कंपनी का कंपैरिजन एडटेक कंपनी से करोगे, आप आईटी कंपनी के डेटा का कंपैरिजन जब आप उनका ऑडिट करने के लिए रहोगे दूसरी आईटी कंपनी से करोगे। तो अगर आपको इंडस्ट्री की एवरेज वैल्यूज मिल जाती हैं तो आप उनसे कंपैरिजन कर सकते हो, रेशियो ऑफ सेल्स का भी कर सकते हो। अब आप रिलेशनशिप्स भी देख सकते हो, जैसे आप प्रिडिक्टेबल पैटर्न देख रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हो कि भाई क्या प्रिडिक्टेबल पैटर्न है, क्या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रहता है, क्या सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियोज रहती हैं। आप रेलिवेंट नॉन फाइनेंशियल रेशियो भी देख सकते हो कि मैम किस तरह से हम देख सकते हैं। भाई बिल्कुल आप नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पेरोल कॉस्ट टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है पेरोल कॉस्ट भी बढ़ेगी। आप ये रिलेशनशिप भी देख सकते हो। यू आर एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड द टोटल पेरोल कॉस्ट, व्हिच इज वेरी ऑब्वियस देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। एंड बहुत सारे आप मैथड्स को यूज कर सकते हो। सिंपल कंपैरिजन भी हो सकता है कि अच्छा ठीक है पहले रेशो था 25%, उससे घट के रह गया 22.5%, तो कितने परसेंट का डिक्रीज आया। और आप कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जैसे लीनियर, कभी बचपन में पढ़ेगा ना छोटे क्लासेस में, जैसे लीनियर इक्वेशंस होती है, ऐसे आप धीरे धीरे आगे वो स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन टेक्निक्स पढ़ते हैं, लीनियर रिग्रेशन टेक्निक्स पढ़ते हैं, उनको आप कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। प्लस आप कंसोलिडेटेड पे भी लगा सकते हो, कंपोनेंट ब्रांचेस वगैरह पे भी, सब्सिडरी पे भी और इंडिविजुअल पे भी। बट माइंडेड अगर आप इंडिविजुअल्स को कंपेयर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रिजल्ट आएगा। क्यों? अगर आप से फॉर एग्जांपल मान करके चलते हैं, कंपनी 3 तरह के प्रोडक्ट्स में डील करती है, रबड़ बनाती है, टायर्स बनाती है और साथ साथ में प्लास्टिक की चेयर्स भी बनाती है। तो प्लास्टिक की चेयर्स को प्लास्टिक की चेयर्स से कंपेयर करोगे ना, यू आर नॉट गोइंग टू कंपेयर ओवरऑल सारी की सारी चीजें। हो सकता है एक सेक्टर में तेजी आई हो, दूसरे सेक्टर में नहीं आई हो। सो दैट डिपेंड्स बेसिकली कि आप कौन से चीज पर ये अप्लाई कर रहे हो। नाउ आप कहते हो एनालिटिकल प्रोसीजर कितनी तरह के होते हैं। देखो हमने आपको बता दिया कि आप कंपैरिजन इंडस्ट्री, सिमिलर इंडस्ट्री से कर सकते हो, आप पिछले साल के कंपेरेबल इंफॉर्मेशन से कर सकते हो, सिमिलर प्रायर पीरियड डेटा। आप इसके साथ देखो इन्होंने एंटिसिपेटेड एक्सपेक्टेड रिजल्ट को 3 भाग में बांट दिया। क्लाइंट ने बजट बनाए थे, आप उस क्लाइंट के बजट से कंपेयर कर सकते थे। ऑडिटर अपनी एंटिसिपेशन बना सकता था कि इस क्लाइंट के लिए एंटिसिपेशन है कि ये प्रॉफिट्स रहने चाहिए थे, आप वहां से उसके एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हो। आप नॉन फाइनेंशियल के अंदर अगर कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि से फॉर एग्जांपल उन्होंने सोचा था कि अरे इतना ज़्यादा हमारे इंडस्ट्री के अंदर तेज़ी आई है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ने चाहिए थे बाय 20%, तो आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के एक्सपेक्टेड मतलब क्या सोच कर चले थे उससे आप कंपेयर कर सकते हो। सो कंपैरिजन कैन बी विद द कंपेरेबल प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन, कंपैरिजन कैन बी विद अ सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन, कंपेयर और इट कुड बी विद द एंटिसिपेटेड रिजल्ट, whether anticipated result has been derived by the client or derived by the auditor, or this anticipated result relates to a non-financial data. I hope that is okay. तो अगर आपको उसने बोला कि आप बताओ किस टाइप से हम एनालिसिस कर सकते हैं, किस चीज़ से हम कंपेयर कर सकते हैं, हम लिख देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो बीच बीच में बड़ी सारी चीज़ें हैं, बट SA 520 का ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज
इंपॉर्टेंट एक्चुअली फॉर 2 to 3 मार्क्स कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स बताओ क्या होते हैं और एसए 520 के या रेलिवेंट एसए का ऑब्जेक्टिव बताओ। तो एसए 520 पे जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, हम 2 स्टेजेस पे लगा करके चलते हैं एज सब्सटैंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जब हम सब्सटैंशियल प्रोसीजर्स लगा रहे होते हैं तो जैसे जब हम सेल्स को, फिर बोल रही हूँ मैं एग्जाम्पल, जैसे हम सेल्स को चेक कर रहे होते हैं तो सेल्स की हम वाउचिंग कर रहे हैं, सेल्स की एविडेंसेस देख रहे हैं, हम सेल्स इनवॉइसेस देख रहे हैं, हम जीएसटी कैलकुलेशन देख रहे हैं। उसके साथ साथ जब मैंने सेल्स इस साल की लास्ट ईयर से कंपेयर कर डाली तो मैंने साथ में सब्सटैंशियल प्रोसीजर करते वक्त एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर डाले। सो दैट इज नेम्ड एज सैप, सब्सटैंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर। और एक मैं लास्ट में एट कंक्लूजन स्टेज एट और नियर द एंड ऑफ ऑडिट मोटा मोटा एक कंपैरिजन करते हो कि जो मुझे एविडेंसेस मिले हैं वो मेरी बिजनेस की जो नॉलेज जाती है, जो चीज जाती है, उसके साथ कंसिस्टेंट है या नहीं। सो माय ऑब्जेक्टिव इज इन एसए 520 दैट ऑडिटर एक तो लगाएगा बेटा टू ऑब्टेन एविडेंसेस व्हाइल यूजिंग सैप, सब्सटैंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर, और एक डिजाइन इन परफॉर्म करेगा नियर एंड ऑफ ऑडिट जब वो ओवरऑल कंक्लूजन बना रहा होगा कि जो कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मुझे जो अंडरस्टैंडिंग मिली है उससे रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। सो आई थिंक यू नो दिस इज द सेम थिंग आपको अच्छे से। अभी मैं प्लानिंग स्टेज वाला 315 अभी डिस्कस करने वाली हूँ। सो वन थिंग इज कि 520 के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये 2 है, ये मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया। मेरे इंपॉर्टेंट पर मत जाइएगा, कुछ भी आ सकता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं तो छाटेंगे ना कि इसको थोड़ा ज्यादा करना है। नाउ पर्पस एंड टाइमिंग्स। तो अब आप ये बताओ, जब हम पर्पस कर रहे होते हैं तो एक तो हमको ज्यादा चांसेस हैं कि हम मिस स्टेटमेंट्स को पकड़ पाए, प्लस हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें, अगर हमें कोई गड़बड़ लगती है तो हम उसको फर्दर इंक्वायरी करेंगे, हमें डिस्क्रिपेंसीज पता चलेंगी क्या क्या होती हैं, राइट। तो इस तरह का बेसिकली हमारे पास में पर्पस हो जाएगा। हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से तो हमें इंक्रीज या डिक्रीज पता चलेगा, हम एक्सपेंसेस के रेशियोज देखेंगे, हम रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं, हम इवन सेल्स डेटर रेशियो को इस साल के सेल्स डेटर रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं कुछ एडवर्स रेशियोज है तो हम उनके रीजंस को जानने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, कि कहीं मैनिपुलेशंस तो नहीं लग रहा है, क्यों ऐसा एबनॉर्मल फॉल क्यों आया है, ऐसा हो सकता है। तो अगर कोई एबनॉर्मल फॉल आया है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर में, या अगर मान लो कोई ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं, ऐसा हम लोग को लग रहा है कंपैरिजन करने पे, तो हमारा दिमाग चलेगा कि अरे ऐसा क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने एक्सपेंडिचर्स कम बुक किए हों, राइट, इस तरह से। तो हम थोड़ा करेक्टनेस के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता लगा सकते हैं, राइट। तो बेसिकली जैसे इनकम के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार कमीशन प्रॉफिट के ऊपर एजेंट्स को पे किया जाता है, कई बार कमीशन पूरी की पूरी सेल्स के ऊपर एजेंट्स को पे किया जाता है कि भाई सेल्स कितनी करी। जैसे फॉर एग्जांपल कार का डीलरशिप है किसी के पास में, टोयोटा का डीलरशिप है, तो उसने जो गाड़ी बेची उसके ऊपर उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया गया या पर सेल, तो उसको आप इजीली रिलेट कर सकते हो कि कितने की सेल्स हुई और कितने का कमीशन पे किया, तो आप अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को पकड़ पाओगे। तो पर्पस बेसिकली वही है कि आप ज्यादा अश्योरेंस चाहते हो, ज्यादा डिग्री ऑफ अश्योरेंस यू कैन से आप चाहते हो। देखो टाइमिंग आई एम टेलिंग यू वो इसी से याद हो जाता है। मैंने यहीं पर आप लोगों को, जैसे मैंने किताब से जब आपको पढ़ाया था तो मैंने वहीं पर आपको समझा दिया था, यही मैंने वापस से लिख दिया स्टडी बैग पे भी कि भाई प्लानिंग फेज का मतलब तो जब हम ऐसे 315 में अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल सो एज टू आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट 2 लेवल पर, एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल एंड एट एजर्शन लेवल कर रहे होते हैं। तो जब हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे होते हैं तभी तो हम एक मोटा मोटा कंपैरिजन करते हैं, ओ इन लोगों का तो ना प्रॉफिट का रेशियो कम हो गया, ओ अरे एकदम से सेल्स तो इतनी ज्यादा हो गई है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो नॉर्मल एक इंक्वायरी करते हुए हम लोग को ये बात पता चल जाती है, नॉर्मल एक बर्ड्स आई व्यू में हमको ये चीज पता चल जाती है। और 520 में 2 फेजेस है, वन इज टेस्टिंग फेज जिसमें हम सैप्स लगाते हैं, सब्सटैंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एंड कंप्लीशन फेज, इसमें हम कैप नहीं बोलते है ना, इसमें हम क्या बोलते हैं, पूरा एक नाम है कि डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटैंशियल प्रोसीजर एट और नियर द एंड ऑफ ऑडिट।
तो आई थिंक टाइमिंग प्लानिंग पे भी लग सकती है, बट प्लानिंग पे हम कहाँ करते हैं, ये देखो बेटा ये लिखा तो है और कैसे लिखूं बताओ 315, बस 315 का नाम अभी नहीं दिया है यहाँ पर। इन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, तो 315 इज ऑल अबाउट ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग द एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। तो इससे आपको पता चल जाता है। तो आप कहाँ लगा रहे हो, प्लानिंग फेज पे, बट प्लानिंग फेज इज डेल्ट विद इन एसए 315 के अंदर। और यहाँ पे भी आप लोग दोनों में लगा सकते हो, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा में कि हाँ भाई ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में, नंबर ऑफ यूनिट्स में, वेस्टेज के परसेंटेज में एज अ यूनिट। अब तो जाहिर सी बात है आप जब प्लानिंग स्टेज पे लगाते हो तो आप डिटरमाइन, वही आ गया अपना ले देख करके दैट NTE वाला पॉइंट। सो NTE नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर प्रोसीजर्स में कितने लगाऊंगा। तो अगर मुझे प्लानिंग के टाइम पे अनयूजुअल डिफरेंसेस लगेंगे तो मैं अपना NTE इंक्रीज कर दूंगा, है ना, अपना काम ज्यादा करेंगे, बिकॉज देयर आर डाउट्स ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स, right? Now when we talk about substantive analytical procedure, so let me tell you one thing, substantive analytical procedure, जब हम substantive procedures की बात करते हैं, substantive procedure जो अपन लोगों को SA 330 भी बोलता है, that auditor shall design, तो substantive procedure में देखो ध्यान करो, हमने वो procedures वाला एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। सब्सटैंशियल प्रोसीजर के अंतर्गत टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी आता है और सैप्स भी आता है, सब्सटैंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी आता है, रिमेंबर। तो सब्सटैंशियल प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी हैं और सैप्स भी हैं। तो बेसिकली मुझे सैप इसलिए लगाना, अगर मुझे लगता है सैप लगाने से, सब्सटैंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने से और अदर प्रोसीजर, मुझे सेल्स को चेक करना है, कंपैरिजंस भी करने हैं, इनवॉइसेस भी, अदर प्रोसीजर्स भी लगाने हैं, एंड आई कंक्लूड, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है, इससे मेरा ऑडिट रिस्क इस आइटम का एक्सेप्टेबली लो हो जाएगा। ऑडिटर का यही है ना बेसिकली, उसको इतनी एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है कि उसका ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबली लो लेवल पे आ जाए, तो ठीक है फिर वो सैप्स को लगाएगा, राइट। तो ये सब अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। आप बताओ कंसिडरेशन क्या होंगी फॉर सैप्स, देखो वैसे ये 7 है, बट बिकॉज ये क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स का ज्यादा आता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, 7 के साथ याद रह जाए, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। बट स्टिल बिकॉज ये क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स का आते, दे एक्सपेक्ट कि आप 6 पॉइंट तो लिखेंगे ही लिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी वजह से 3 मार्क्स का आ जाए तो आप उठा करके 3 ही पॉइंट लिखे, नहीं, 3 मार्क्स का आया तो इसका मतलब एग्जामिनर ने आधा नंबर दिया एक हेडिंग का, वो 6 पॉइंट तो पूछना ही चाह रहा था, ठीक है। चलो अब सुनो, तो सैप्स, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सैप, तो सैप के लिए एक निमोनिक बन गया सैप DAT। वैसे तो मैं सैप DAT A बनाना चाह रही थी, बट A था नहीं इसके अंदर, तो सैप DAT बन गया। व्हाटएवर आपको जैसे भी याद करना है, आप सैप DAT भी याद कर सकते हो, सैप DAT, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सैप, ओके। तो S फॉर सोर्स, अवेलेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, प्लस इसके साथ डिसएग्रीगेशन, एजर्शन किसके लिए आप यूज कर रहे हो, टाइप कौन सी इंफॉर्मेशन है, और इनहेरेंट रिस्क कैसा है। नाउ प्लीज माइंड इट, सबसे पहले तो आपको हेडिंग्स याद करनी ही करनी है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सैप। आपको सैप के लिए क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना है। अब मैं एक बार इसको कराने के बाद यहां से करा दूं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, आप बताओ अगर डेटा अवेलेबल होगा तभी तो हम कंपैरिजन करेंगे, अगर डेटा रिलायबल और रेलेवेंट होगा, अगर डेटा है ही नहीं अवेलेबल तो फिर कहां से करोगे आप सैप्स को। तो सैप करूं नहीं करूं, क्या है, ये फैक्टर्स मुझे कंसिडर करने पड़ता है। डिसएग्रीगेशन, अगर आपको इंफॉर्मेशन केवल कंप्लीट मिल रही है, से फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट रबर टायर दोनों बनाता है, दूसरी इंडस्ट्री भी है MRF टायर, वो भी रबर और टायर दोनों बनाती है, पर उनकी अलग अलग इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, यू कैन नॉट अप्लाई दिस कंपैरिजन टू अलग। डिसएग्रीगेशन तोड़ कर, है ना, जैसे आप सेगमेंट्स में करते हो, सेगमेंट इंफॉर्मेशन में करते हो, लाइक AS17 में, राइट। तो डिग्री ऑफ यूजफुलनेस, अगर आप डिसएग्रीगेट कर सकते हो तो आप सैप के रिजल्ट को बेहतर प्रिडिक्ट कर सकते हो, उससे आप बेहतर आप मिस स्टेटमेंट पता लगा सकते हो। टोटल को टोटल से कंपेयर करना मे नॉट बी दैट यूजफुल एवरी टाइम। एंड अकाउंट टाइप, देखो इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट प्रिडिक्टेबल होते हैं, है ना। प्रिडिक्टेबल में हमने पढ़ा हुआ है कि भाई सेल्स प्रिडिक्टेबल होती है, सेल्स में ट्रेंड बनता है, पर ऐसा थोड़ी ना पिछले साल इन्होंने बिल्डिंग ली थी, इस साल बिल्डिंग नहीं ली, जरूर कुछ घपला है, नो इट्स नॉट दैट, राइट। तो प्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं,
वैसी चीजें जहां पे प्रिडिक्टेबिलिटी है, अकाउंट टाइप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, राइट। सोर्स जो न्यूमरस सिमिलर ट्रांजैक्शन है बट अगर नॉन रूटीन है, कभी कभी के खर्चे हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो फिर आप वहां पे SAPS को अप्लाई करना पसंद नहीं करेंगे। जैसे रिलेटेड टू सेल्स एंड परचेजेस प्रिडिक्टेबल और रेपिटेटिव है, पर कुछ ऐसी चीजें जो फ्रीक्वेंट ही नहीं होती है, विच आर नॉट फ्रीक्वेंट, बेटा नॉट फ्रीक्वेंट, जैसे रिसर्च पे कुछ एक्सपेंडिचर्स के, देखो मैंने साथ साथ कीवर्ड मार्क कर दिया, आपने तो कितना आसान है, स्क्रीन रोको, अगर आपको भी मार्किंग करनी है मार्किंग कर लो, लास्ट मोमेंट 1 घंटे में यूं किताब रीड कर जाओ कि ये स्टडी मटेरियल भी है ना। तो एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च एंड एडवर्टीजमेंट, बिकॉज पहले डिटेल पढ़ चुके हो, नाउ इट्स अ क्विक थिंग। सो रिसर्च एंड एडवर्टीजमेंट रूटीन नहीं हो सकते, कभी कभी बहुत बड़ा एक एडवर्टीजमेंट कराया उन लोगों ने, बहुत सारा खर्चा किया क्लाइंट ने। प्रिडिक्टेबिलिटी, जहां डेटा प्रिडिक्टेबल है, जैसे सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स तो प्रिडिक्टेबल है, बट कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जहां पे हम प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं लगा सकते, इट कुड बी ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, जस्ट लाइक ड्यूरिंग कोविड आप बहुत सारी चीजों को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ठीक है, फिर वहां पे आप कंपैरिजन नहीं करोगे। अब एक बात सुनो, नेचर ऑफ असर्शन, क्या आप से फॉर एग्जाम्पल आप एक बिल्डिंग का ऑडिट करने के लिए, मान लो बिल्डिंग भी नहीं कह रहे हो, आप एक पर्टिकुलर से फॉर एग्जाम्पल स्टॉक का ऑडिट करने के लिए गए, ठीक है, तो आप स्टॉक पे राइट को कंपेयर नहीं कर सकते, अरे ये स्टॉक इसी क्लाइंट का है, ये स्टॉक मेरे क्लाइंट का वैलिड टाइटल है, पिछले साल भी वैलिड टाइटल था या नहीं, तो नहीं, इट डजंट मेक एनी सेंस। बट आप स्टॉक के वैल्यूएशन को, ठीक है, स्टॉक की इतनी यूनिट इतने अमाउंट की होती है, पिछले साल भी इतनी यूनिट इतने अमाउंट की थी, तो मोटा मोटा इतना गुना होती है, आप उस चीज को कंपेयर कर सकते हो। सो व्हेन इट कम्स टू मेजरमेंट असर्शन, ट्रांजैक्शन के बारे में मेजरमेंट असर्शन, या अगर आप व्हेन इट कम्स टू असेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में वैल्यूएशन असर्शन, यू कैन ऑलवेज कंपेयर द वैल्यूज लाइक दैट। व्हेन इट कम्स टू कंप्लीटनेस असर्शन, कि यहाँ सारे सेल्स इन लोगों ने बुक किया नहीं, आप वो चीज दिखा सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कैसे डिसाइड करोगे, उसके बारे में तो आपको पेपर्स ही देखने पड़ेंगे ना। अगर लोन है तो वेदर दे आर अंडर ऑब्लिगेशन टू पे द अमाउंट टू द बैंकर और नॉट, इस चीज को कंपेयर कहां से करोगे, इसमें क्या रिलेशनशिप देखोगे, यू विल हैव टू लुक एट द लोन का फाइल ओनली, राइट। तो नेचर ऑफ असर्शन जैसे कंप्लीटनेस या वैल्यूएशन के लिए बेटर है। देखो दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज, प्लीज माइंड इट, है ना, अभी तो ये एमसीक्यूज भी कहीं कहीं से पूछने लग गया, रादर देन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के लिए। इनहेरेंट रिस्क और व्हाट कैन गो रॉन्ग। अब सुनो, अगर आईआर हाई असेस किया किसी आइटम में, जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू आइटम्स के अंदर हमारा हिस्से 315 कहता है, जनरली रेवेन्यू आइटम्स में, इवन कैश आइटम्स में भी रिस्क ज्यादा होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा होता है, देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन गो रॉन्ग एट दिस लेवल। तो वहां पे आप खाली SAPS पे यकीन नहीं करो, वहां पे आप SAPS के अलावा कुछ और चीजें भी लगाना चाहोगे, तो खाली SAPS पर यकीन आप नहीं करोगे। सो देयर आर फ्यू थिंग्स। देखो बेटा, ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा, मैं जानती हूँ आप इतना नहीं लिखोगे, बट प्लीज अगर आपको ये चीज याद आ गई, आप इसकी लैंग्वेज जो मैंने कीवर्ड्स इसके अंडरलाइन किए हैं वो तो आप कर ही सकते हो, SAP that. Okay, so source, availability, predictability, disaggregation is very important over here. Disaggregation, assertion की type, right, और risk कितना है, risk या what can go wrong at the assertion level, ये चीज कितनी, अगर risk ज्यादा है तो फिर आप खाली SAPS पे यकीन नहीं करोगे। Now what are the techniques available for 4 marks? This can also come in the exam. What are the techniques? CA इंटर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी न्यू सिलेबस के अंदर। सो ट्रेंड रेशियो रीजनेबल मॉडल, ट्रेंड रेशियो रीजनेबल मॉडल, ओके, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, आप कैसे भी, पर मैं निमोनिक नहीं बनाना चाहती। देखो, तो ये कहता है टेक्निक्स, आप SAPS कैसे लगाओगे, कैसे, 4 नंबर का 4 मार्क का वेटेज है, 4 पॉइंट्स है, दैट्स इट। तो आप ये बताओ कि आप कैसे लगाओगे। सब्सटैंशियल प्रोसीजर जनरली टेक 1 और फॉलोइंग फॉर्म्स। आजकल ये लोग लिख देते हैं ना, सब्सटैंशियल प्रोसीजर्स जनरली कैन टेक 1 और मोर फॉर्म्स। कमेंट करो इस बात पे, तो कौन कौन से फॉर्म्स, मतलब कैसे कैसे कर सकते हैं। ट्रेंड एनालिसिस, देखो ट्रेंड एनालिसिस तो कंपैरिजन ऑफ, जैसे प्रायर पीरियड बैलेंस को ट्रेंड से देखा, अरे 20% का इंक्रीज आ रहा था, लास्ट ईयर मान लो थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, लास्ट ईयर मान लो यहाँ पर 500 था, तो इस साल की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होनी थी वो से फॉर एग्जाम्पल 20% की इंक्रीज से 600 होनी थी, पर हो गई 865। अरे तो इतना सारा अंतर आ गया है ना। तो आपने क्या चीज देखी, आपने ट्रेंड देखा,
हमने क्लासेस में भी इस तरह के एग्जाम्पल से समझा हुआ है जब हमने एक्सपेक्टेशन डेवलप करने वाला डिफरेंस का वाला क्वेश्चन किया था। ओके, तो आप मुझे ये बताओ आपने क्या किया, आपने प्रायर पीरियड से ट्रेंड देखा आपने इसमें कि क्या वो मूव कर रहे हैं लाइन विद द ट्रेंड या वो अपनी लाइन से हट गया है। जैसे मैंने आपको बताया लाइन ऐसे जा रही थी, वो हटकर ऐसे चला गया। तो दिस इज, इसमें आप प्रायर इंफॉर्मेशन को देख सकते हो, आप फ्लक्चुएशंस को देख सकते हो, फ्लक्चुएशन के फिर कारण ढूंढने की कोशिश करोगे। सो दिस इज वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड मेथड जिसमें आप ट्रेंड एनालिसिस करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप सैलरी पेड का ट्रेंड देख सकते हो फॉर सेवरल अर्लियर ईयर, बट हाँ तभी देखोगे जब उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एकदम से इन लोगों ने बहुत सारे एम्प्लॉइज को निकाल दिया, राइट, तो फिर थोड़े ना देखोगे। ठीक है, चलो रेशियो एनालिसिस। आई थिंक रेशियो एनालिसिस तो तुम लोग इतना पढ़ते हो कि मुझसे क्या पूछोगे, राइट। इन्वेंट्री के बारे में आप कह सकते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस साल पिछले साल की कंपैरिजन में कितना है। सो रेशियो एनालिसिस इज समथिंग जहां पर आप एनालाइज कर सकते हो रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, असेट्स, लायबिलिटीज, हर चीज को आप इसको देख सकते हो। आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हो बिकॉज ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी प्रिडिक्टेबल। ऐसा नहीं होता कि किसी इंडस्ट्री में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसी साल 40% है और अगले साल बढ़ करके से फॉर एग्जांपल 80% हो जाए। इट इज हाईली अनलाइकली, राइट। तो आप ये भी देख सकते हो बिकॉज ये ज्यादा प्रिडिक्टेबल होती हैं फाइनेंशियल रेशियोज में, है ना। ठीक है, चलो अब आया रीजनेबलनेस टेस्ट। देखो मैं फिर से आपको ये वाला एग्जांपल बता रही हूँ। वैसे तो हमने ये एग्जांपल होटल्स के ऑडिट में भी किया है, जब हम होटल्स का ऑडिट कर रहे थे, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज वाला। जैसे ऑक्यूपेंसी रेट कि अगर अच्छा मेरा ना फिर से मन कर रहा है कि मैं एक बार ना थोड़ा कोविड वाला एग्जांपल ले लूँ, बट प्लीज मैं खाली कोविड वाले एग्जांपल पर लिमिट नहीं रहूंगी। ठीक है, जैसे अगर मान लो कुछ साल पुरानी बात कर रहे हो आप, मान लो आप 2021 का ऑडिट करने के लिए गए और आप से फॉर एग्जांपल आईटीसी ग्रुप ऑफ होटल्स का ऑडिट करने के लिए गए थे। ठीक है, आप ओबेरॉय होटल का ऑडिट करने के लिए गए थे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपको पता है 2021 में उनका ऑक्यूपेंसी रेट बहुत डाउन था बिकॉज ट्रेवल्स पे बैन था, ये था वो था। तो जब ऑक्यूपेंसी बहुत डाउन है तो उनकी रेंटल इनकम ज़्यादा कैसे हो सकती है। तो आप बताओ अगर आप 2021 में ऑडिट करने गए होते, जो कुछ साल पुरानी बात है, हो गई अब, बट स्टिल अगर मान लो आप उसका ऑडिट करने के लिए गए होते और आपको पता चला होता क्योंकि रेंटल इनकम बढ़ गई, तो फिर तो ये तो रीजनेबल नहीं लग रहा है। कैसे बढ़ गई? जब ओवरऑल ऑक्यूपेंसी, बिकॉज ऑक्यूपेंसी इज समथिंग जो हम नॉर्मली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं वर्ड। ठीक है, तो आप ये वाली बात देख सकते हो, या आप ये देख सकते हो कि भाई परसेंटेज कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन या रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग में करते हैं ना। एकदम से ऐसा थोड़ी ना है कि पहले तो वेस्टेजेस हो रही थी 2% तक या 5% तक और अब एकदम से वेस्टेज हाई होकर के हो गई 80%। ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आप ये रीजनेबलनेस चेक कर सकते हो कि भाई रीजनेबल नहीं लग रहा ऐसा होना। ठीक है, तो आप इनकम स्टेटमेंट में मेनली इस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो। वर्क इन प्रोग्रेस कितना है इस पे, आप सेल्स का कमीशन कितना दे रहे हो सेल्स वैल्यू पर, मतलब इट शुड बी लाइक ठीक है 10% या 15% तो समझ में आता है, बट अगर सेल्स हो रही है मान लो कुछ परसेंट और कमीशन जा रहा है मान लो उसका 120%, हाउ कैन द सेल्स कमीशन बी मोर देन दैट? तो कुछ रीजनेबल नहीं लग रहा है, रीजनेबल। और स्ट्रक्चरल मॉडलिंग अगेन दिस इज अ स्टैटिस्टिकल मॉडल प्रिडिक्टेबिलिटी करने के लिए, जैसे लीनियर रिग्रेशन। अगर तुमने कभी अपनी बीकॉम के अंदर लीनियर रिग्रेशन नहीं पढ़ा है तो इट्स बेटर कि आप इसको याद कर जाओ। हमारे टाइम में तो ओआर में बहुत डिटेल में हुआ करता था लीनियर के ऊपर। ठीक है, तो अब जल्दी से आप मुझे बताओ फॉर एटलीस्ट 1 मार्क, वैसे 2 मार्क्स के लिए भी आप तैयार कर सकते हो, ट्रेंड रेशो रीजनेबल मॉडलिंग। ट्रेंड रेशो रीजनेबल मॉडलिंग ये टेक्निक है या सैप्स इन फॉर्म्स में किया जा सकता है। अब मेरी बात सुनो बहुत बहुत ध्यान से, राइट। तो ऑडिटर व्हेन इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सैप्स आइदर अलोन ऑन कॉम्बिनेशन विद टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटैंशियल प्रोसीजर द ऑडिटर शैल डिटरमाइन। तो ऑडिटर क्या डिटरमाइन करेगा? जब वो सैप्स की तरह से लगा रहा है तो वो क्या चीज को डिटरमाइन करेगा, क्या बात को सोच करके चलेगा? ठीक है, देखो हमने इसके बारे में एक इंग्लिश बनाई हुई है, वो इसके सुटेबिलिटी और रिलायबिलिटी का ध्यान करके एक्सपेक्टेशन को डेवलप करके डिफरेंस को देखेगा।
अभी मैंने हिंदी लिखा नहीं है बट स्टिल उसकी सुटेबिलिटी को सोचकर, रिलायबिलिटी का ध्यान रख के, एक्सपेक्टेशन डेवलप करके एंड क्या करेगा, डिफरेंस को देखेगा। तो सबसे पहले सुटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, कौन सा सुटेबल है या नहीं है। सुटेबल है तो मैं इसको लगाऊं, नहीं सुटेबल है तो नहीं लगाऊं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने पढ़ा कि वैल्यूएशन के लिए सैप्स लगाना सुटेबल हो सकता है, अदरवाइज सुटेबल नहीं हो सकता। प्लस इवैल्यूएट करो रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी डिपेंड करती है, मुझे रिलायबिलिटी के फैक्टर्स अलग से करने हैं फॉर 4 मार्क्स, है ना। तो अभी मैं रिलायबिलिटी के फैक्टर वहीं पे कराऊंगी निमोनिक SRCC से, क्योंकि ये पूरा डिटेल में अलग से 4 मार्क्स का आएगा रिलायबिलिटी के नाम से। डेवलपिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड वैल्यू, इट शुड बी सफिशिएंटली प्रिसाइज। देखो मैंने सबसे पहले सोचा ठीक है मैं सेल्स के ऊपर लगा सकती हूँ, सुटेबल है, फिर मैंने देखा पिछले साल का डेटा रिलायबल है, फिर उसके हिसाब से मैंने क्या डेवलप करी थी, याद आया क्लास का एग्जाम्पल, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू डेवलप करी थी, फिर मैंने देखा था एक्चुअल कितना है और फिर मैंने इन दोनों का डिफरेंस देखा था। इफ डिफरेंस इज मोर देन एक्सेप्टेबल, तो मैंने उसको क्या किया था बेटा, मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया था। अगर वो डिफरेंस है क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो आप बताओ यहाँ पे आपने क्या चीज बोली, आपने कहा जब हम डिजाइन करते हैं सैप्स को इन SC 330, ठीक है, तो ऑडिटर इन बातों का ध्यान रखेगा। आपके स्टडी मटेरियल में दिया है, आ तो सकता है, ठीक। अब ये कहता है अब देखो, अब इन्होंने उसी बात को इन्होंने 4 फैक्टर बोले, 1 इज सुटेबिलिटी, 1 इज रिलायबिलिटी, 1 इज एक्सपेक्टेशन शुड बी सफिशिएंटली प्रिसाइज, 1 इज इन्वेस्टिगेशन। ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, इन्वेस्टिगेशन अगर जो है वो डिफरेंस ज्यादा है। अब ये इनके 4 हेडिंग बना देंगे। पहला हेडिंग सुटेबिलिटी का रहेगा, दूसरा रिलायबिलिटी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है का रहेगा, तीसरा हेडिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू शुड बी सफिशिएंटली प्रिसाइज का रहेगा, और एक रहेगा डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो आप इन्वेस्टिगेट करोगे और कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे। तो मेरे पास 4 क्वेश्चन बन गए, है ना। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट स्टिल ये फर्स्ट और फोर्थ थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, बट कुछ भी आ सकता है। तो नाउ हमारे ये 4 फैक्टर्स पे 4 अलग से 4 नंबर के क्वेश्चंस बन गए। तो पहला फैक्टर क्या था, सुटेबिलिटी। तो अब इसने सुटेबल क्या बोला, सुटेबल होता है हमेशा लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो प्रिडिक्टेबल होती है। सेल्स के लिए सुटेबल हो सकता है बट इट मे नॉट बी सुटेबल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जो कभी कभी के खर्चे हैं जो प्रिडिक्टेबल नहीं होते, जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये वहीं पर है जहां पे रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करती हैं। अरे भाई आपस में कुछ रिलेशन है कि हाँ ये सेल्स का ट्रेंड एक सा रहता है या बढ़ता जाता है, तभी तो हम वहां लगाएंगे। जहां पे कोई से फॉर एग्जांपल कोई अनयूजुअल ईयर है तो वहां पर तो हम इसको नहीं लगाएंगे ना। सुटेबिलिटी आपको देखनी है कि कितना इफेक्टिव होगा ये डिटेक्ट करने में। तो सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर आपके लिए रेशियो एनालिसिस भी हो सकता है, आपके लिए ट्रेंड एनालिसिस भी हो सकता है, आपके लिए रीजनेबल टेस्ट भी हो सकता है, या सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग भी हो सकती है। तो कभी कभी तो अनसोफिस्टिकेटेड प्रिडिक्टिव मॉडल जस्ट लाइक दिस हो सकता है, और कभी कभी सोफिस्टिकेटेड लाइक स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, लीनियर प्रोग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, ऐसी चीजें हो सकती हैं, लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल नो नंबर ऑफ एम्प्लॉई हैं तो आप इजीली पेरोल कॉस्ट्स को कंपेयर कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के एनालिटिकल प्रोसीजर से डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलती है। आई थिंक अब ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इसको रीड करना, है ना। सुटेबल तो आपको समझ में आ गया, सुटेबल के फैक्टर्स भी समझ आ गए। जहाँ प्रेडिक्टेबल है वहाँ सुटेबल है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है वहाँ सुटेबल है। आपको देखना पड़ेगा क्या आप सैप लगाओगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी या नहीं, जहाँ गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा हैं। और कभी कभी अनसोफिस्टिकेटेड मॉडल भी, ट्रेंड एनालिसिस या रेशियो एनालिसिस भी ईजिली आपको चीज़ें बता लेता है, बट कभी कभी आपको स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग को यूज़ करना पड़ जाता है, राइट। फिर उसके बाद में आया फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपसे कहता है कि अगर कंट्रोल ओवर सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग वीक होंगे तो फिर मैं सैप्स पे रिलाई नहीं करूंगी सेल्स के अंदर, फिर मैं अदर प्रोसीजर्स लगाऊंगी। तो डिपेंड करता है कि किस आइटम के लिए सैप सुटेबल लग रहा है या नहीं। एंड प्लीज माइंडेड, देखो ये तो मैंने कितना डिटेल में करा दिया, अब एक लाइन रीड थोड़ी करने का टाइम रह गया है फिर से, कि वैल्यूएशन असर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लगा सकते हो। वैल्यूएशन इज समथिंग दैट यू कैन कंपेयर, मेजरमेंट इज समथिंग दैट यू कैन कंपेयर फॉर द ट्रांजैक्शंस, हाउएवर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इज समथिंग व्हिच मे नॉट बी कंपेयर और यू नो लाइक which may not be established through performing the SAPs.
ठीक है, चलो जी। अब इसके बाद इस देखा रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये कई बार आ चुका है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। तो ये रेलिवेंट फैक्टर्स है, जहां तुमको वर्ड दिखे रिलायबल, जहां तुमको लगे कि सैप्स में उसको कंपेयर करना है, उसको रिलेशनशिप्स देखनी है, वो कब कहेगा इसके रिजल्ट्स रिलायबल हैं, कब वो उस पर रिलाय कर सकता है, आंख बंद करके रिलायबिलिटी में SRCC लगाया ना, मतलब आंख खोल करके लिखा ना SRCC, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कंप्यूरेबिलिटी है या नहीं, आप कब सैप्स के रिजल्ट पे रिलाय करोगे, नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं, कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ डेटा। फटाफट से एक एक एग्जाम्पल के साथ में इसको पढ़ेंगे। सोर्स, अगर इंडिपेंडेंट सोर्स से है, मान लो आप से फॉर एग्जांपल मान करके चलते हैं, आप जेके टायर्स का ऑडिट करने के लिए जाते हो और आप उनका कंपैरिजन MRF टायर से करते हो, विच इज ऑब्वियसली आउटसाइड द एंटिटी, विच इज नॉट ऑब्वियसली जस्ट द एंटिसिपेटेड रिजल्ट प्रिपेयर्ड बाय योर क्लाइंट, देन ऑब्वियसली यू कैन पुट मोर रिलायंस ऑन दिस कंपैरिजन बिकॉज द डेटा इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द इंडस्ट्री। मैम आउटसाइड द इंडस्ट्री हमारे वाला क्यों देगा? क्यों भाई, पब्लिक में पब्लिश होती तो है, एनुअल रिपोर्ट्स भी तो पब्लिश होती है, वहां से उठा लेना। प्लस कंप्यूरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा है तो वो कंप्यूरेबल होना चाहिए, ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा कंपेरेबल, इवन स्केल शुड बी कंपेरेबल। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर एंटिटी की 2 सब्सिडरीज हैं, आप दोनों सब्सिडरीज को कंपेयर करें, एक सब्सिडरी बहुत बहुत टॉप परफॉर्मिंग सब्सिडरी है उसकी, और दूसरी सब्सिडरी बहुत अभी इसी साल सब्सिडरी बनी और बहुत कम उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन है। द इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल, द स्केल शुड बी कंपेरेबल। अगर आप विद इन द इंडस्ट्री इंटरफर्म कंपैरिजंस कर रहे हो, सो द स्केल शुड बी कंपेरेबल। नेचर एंड रेलेवेंस, अगर बजट है एस्टैब्लिश और रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है रादर देन एज गोल्स टू बी अचीव्ड। देखो, एक चीज होती है कि आप ऑप्टिमिस्टिक बेसिस पे जरूरत से ज्यादा बनाओगे, और एक चीज होती है, मैंने शायद कभी इसका एग्जांपल लिया होगा, मतलब यू कैन, आप ऐसा नहीं है कि एस्टिमेट कुछ भी लगा रहे हो गोल्स कि हाँ हमारा गोल है 100 में से 100 नंबर लेकर के आना वाली चीज, विच इज आप उससे तो, और आए मान लो 70 नंबर, मान के चलो प्लीज, आपके आएंगे सबके बहुत अच्छे, बट अगर आए 70 तो 70 को 100 में से 100 से थोड़ी ना करोगे, गोल से थोड़ी करोगे। इट शुड बी एक्सपेक्टेड, लाइक थोड़ा रीजनेबल होना चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, अगर आप उससे कंपेयर कर रहे हो तो कंपनीज को भी रीजनेबल एडजस्टमेंट्स के साथ में अपने एस्टिमेट्स बनाने चाहिए। एंड कंट्रोल के अंदर अगर बजट्स हैं तो बजट्स प्रॉपर अथॉरिटी ने अप्रूव किए हुए हैं, तब तो आप बजट से कंपेयर करोगे, अदरवाइज यू वोंट। अगर आप लास्ट ईयर इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर रहे हो और लास्ट ईयर इंफॉर्मेशन इज ऑडिटेड, तो आप उसके रिजल्ट्स पे, उस कंपैरिजन के रिजल्ट्स के ऊपर रिलाय ज्यादा करोगे, अदरवाइज यू वोंट रिलाय दैट मच। ओके, तो अगर आप ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देख रहे हो और कंट्रोल्स रिलायबल हैं, इफेक्टिव हैं, तो आप रिलायबल मान करके चलोगे, अदरवाइज आप ज्यादा रिलायबल नहीं। इंटरनल कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, देन यू कैन कंपेयर द इंटरनल इंफॉर्मेशंस। ओके, सो आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ अब देखो, पहला फैक्टर सुटेबिलिटी हो गया, दूसरा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने को ये भी आता है, आई वोंट से कि ये नहीं आता। एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज। देखो, एक बात हो गई, जल्दी से एक बार क्रक्स में बता रही हूँ, एक बात हो गई कि आपने कहा कि ट्रेंड ये चल रहा है, और एक हो गया प्रिसाइज, आपने एग्जैक्टली बताया कि पिछले साल 500 थी, इस साल 600 होनी चाहिए थी। ठीक है, एक तो आपने कह दिया कि अरे सेल्स बढ़ जानी चाहिए थी, तो क्या कंपेयर करोगे? यू डोंट हैव स्टैंडर्ड मेजरिंग रॉड, आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट अगर आप विद एक्यूरेसी प्रिडिक्ट कर सकते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू को, देन कंपैरिजन करना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर एग्जैक्ट पता है, इफ इट इज सफिशिएंटली प्रिसाइज, इफ यू कैन प्रिडिक्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू कि इतना होना चाहिए था इस साल का सेल्स, अब एक्चुअल से कंपेयर करता हूं, देन द कंपैरिजन एक्चुअली मेक सेंस। अगर आप कर ही नहीं सकते हो, अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ही नहीं निकाल सकते हो, डिराइव नहीं कर सकते हो, देन हाउ कैन यू से कि हाँ जी ठीक है मैं कंपेयर करूंगा? फॉर कंपैरिजन यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ मेजरिंग रॉड, द एक्यूरेसी, जिससे आप प्रिडिक्शंस लगा सकते हो। तो आप बताओ, आप प्रिडिक्शन तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह में ही लगा सकते हो ना, आप प्रिडिक्शन, जो चीजें प्रिडिक्टेबल होती है वही प्रिडिक्शंस लगा के एक्सपेक्टेड वैल्यू को निकाल सकते हो। और प्रिडिक्शंस डिसएग्रीगेटेड वैल्यू, डिसएग्रीगेटेड वो मेरा ख्याल आपको समझ आ गया होगा, रबड़ के सेल्स को रबड़ के सेल्स के ट्रेंड से आप कंपेयर करो, टायर के सेल्स को टायर के सेल्स के ट्रेंड से आप कंपेयर करो, उनकी प्रिसाइज वैल्यू निकाल के, दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट रादर देन कंपेयरिंग टोटल सेल्स विद टोटल सेल्स थिंग।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप एक पूरा बड़ा ग्रुप है, बट टाटा ग्रुप का अगर आप इवन कंसोलिडेटेड का भी ऑडिट करने गए और व्हाटएवर, आपको शायद समझ आएगा, टाटा पावर के सेल्स को टाटा पावर से कंपेयर करोगे, दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट रादर देन टोटल टाटा ग्रुप के सेल्स को, टाटा मोटर्स को टाटा मोटर्स से, टीसीएस को टीसीएस से, है ना। चलो, अब अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल होगी, बजट फोरकास्ट वगैरह, तभी तो आप ये काम कर पाओगे, ओनली इफ इट इज अवेलेबल टू डिजाइन SAPs. इफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल देन ओनली यू कैन कंसिडर रिलायबिलिटी एंड देन आप उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हो, अदरवाइज आप कैसे कर पाओगे। सो फॉर कंपैरिजन पर्पस द एक्सपेक्टेड वैल्यू विद विच यू आर कंपेयरिंग द एक्चुअल, दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू शुड बी सफिशिएंटली प्रिसाइज, दैट मैं अब हर एक का निमोनिक बनाना नहीं चाहती हूँ, बट स्टिल दैट डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेसी, दैट डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन, दैट डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी। बनने को तो कुछ भी बन सकता है, पर बनाना क्यों है? एक्यूरेसी, डिसएग्रीगेशन, अवेलेबिलिटी, एक्यूरेसी, डिसएग्रीगेशन, अवेलेबिलिटी, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। अब व्हाटएवर है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू सफिशिएंटली प्रिसाइज है या नहीं। अब सवाल आया अगर एक्चुअल डिफरेंस, अब तो तुमको एक्चुअल डिफरेंस समझ आ गया, जो मैंने बोला फिर से याद आ गया है, समझ तो क्या समझा चुके हो कितनी दफा, कितना वक्त लगा के, कि वो जो 600 को आपने कंपेयर किया 865 से, या जो भी एग्जाम्पल क्लास में लिया होगा ना, वो 900 लिया था शायद मैंने वहां पर, फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज एक्सेप्टेबल, तो ठीक है ये आना चाहिए था और ये एक्चुअल है। ये अगर ये डिफरेंस एक्सेप्टेबल है देन यू आर नॉट गोइंग टू, जैसे अगर ये हम अपनी जैसे पैरामीटर्स बना लेते कि भाई इफ इट इज विद इन लाइक से फॉर एग्जांपल +-5% ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू देन इट इज एक्सेप्टेबल, आई वोंट फर्दर इन्वेस्टिगेट इट, बट इफ इट इज बियॉन्ड दैट एक्सेप्टेबल रेंज, बहुत ज्यादा है अंतर, तो मुझे मोर परसुएसिव एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। तो मेरा ऐसे 330 कहता है, देखो बार बार ये 330 का भी नाम तो ले ही रहा है, जो हम 315 के बाद एग्जाम्पल पढ़ते थे, तो 330 ने बोला ऑडिटर को मोर परसुएसिव एविडेंसेस लेने हैं व्हेन द रिस्क असेसमेंट इज हाई। सो ऑब्वियसली व्हेन द ट्रेंड शोज दैट द डिफरेंस इज हाई, यू नीड टू ऑब्टेन मोर परसुएसिव एविडेंसेस। ओके, और मोर परसुएसिव एविडेंसेस लेने के लिए आप क्या करोगे? आपको फ्लक्चुएशंस पता चले दैट आर इनकंसिस्टेंट विद अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, देयर आर कॉन्ट्राडिक्शन, द डिफरेंसेस आर मोर, आपको ज्यादा अंतर लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं ट्रेंड ये बता रहा था बट एक्चुअल उस ट्रेंड से बाहर जा रहा है, तो आप क्या करोगे? दिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो 4 हो गए थे, सुटेबिलिटी पे भी अलग से पूछ सकता है, रिलायबिलिटी तो बहुत ही पूछता है, ठीक है। फिर प्रिसाइज वो हो गई उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, आने को वो भी आ सकता है जिसका एडीए बन गया। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग, अगर आपको लग रहा है डिफरेंस ज्यादा है, फ्लक्चुएशन ज्यादा है, इनकंसिस्टेंट है, तो आप क्या करोगे? सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इंक्वायर करोगे मैनेजमेंट से, और खाली मैनेजमेंट की इंक्वायरी पे तो आप रिलाय करते ही नहीं हो, मेरा 580 भी बोलता है SAWR रिटन रिप्रेजेंटेशन, तो आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और ऑब्टेन करोगे टू कोरैबोरेट दैट मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, कि जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है या नहीं। से फॉर एग्जांपल सेल्स जो है वो इस ट्रेंड में ऐसे जानी चाहिए थी, बट पता चला सेल्स अचानक से डाउन हो गए, ठीक है, तो आप उसको कोरैबोरेट, अपने मैनेजमेंट से पूछा अब बताओ ऐसा क्यों हुआ, मैनेजमेंट आपको एक्सप्लेन किया, मैनेजमेंट ने कहा सर एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर था पिछले साल तक, मगर से फॉर एग्जांपल ये 2023 का अगर मान लो एग्जांपल करते हैं, सर वही रशिया और यूक्रेन का लड़ाई झगड़ा हुआ, फाइट हुआ, वहां पर वॉर हुआ और उसकी वजह से मेरे हाथ से वो एक्सपोर्ट ऑर्डर निकल गया। आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब मेरे को दिखाओ पिछले साल कौन सा एक्सपोर्ट ऑर्डर था, क्या वो इतना परसेंटेज ऑफ सेल्स था कि एक वो एक्सपोर्ट ऑर्डर हाथ से निकलने की वजह से ट्रेंड बढ़ना तो छोड़िए नीचे डाउन हो गया इतना ज्यादा। तो आपने अदर प्रोसीजर्स किया, आपने उस चीज को कोरैबोरेट किया, ठीक है, कि हाँ भाई ठीक है वो ऐसा है या नहीं है, और या तो आपने कोरैबोरेट कर लिया कि हाँ मैनेजमेंट ठीक बोल रहा है, लास्ट ईयर सच में एक्सपोर्ट ऑर्डर था जो फिर इसके बाद इस साल इनके हाथ से निकल गया, दैट इज वाई सेल्स में वो बहुत ज्यादा मेजर था। और अगर आप ये नहीं कोरैबोरेट कर पाए, दैट एक्सपोर्ट ऑर्डर इज स्टिल देयर, इन लोगों ने अभी भी उसको सेल किया है बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू, या आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, दैट मीन्स आप क्या होगा, आप अनेबल हो गए। तो अगर आप अनेबल होगा और आपको एविडेंसेस नहीं मिले तो फिर आप सोचोगे आपको क्या करना है, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपको 705 में जा करके अगर आपको बिल्कुल एविडेंसेस नहीं मिलते हैं तो आपको इनेबिलिटी के केस में अपनी ओपिनियन क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर देनी होती है। बोलो याद आया कुछ?
ठीक है। सो ये 2 पॉइंट्स, एक तो इंक्वायर करेंगे, इवैल्यूएट। मैंने एग्जांपल फिर से तुम्हारे आगे ना रिपीट कर दिया, पर हाँ क्लास से डिफरेंट वाला रिपीट किया है इस बार। ठीक, तो आप बताओ, ये ध्यान आ गया। चलो आप बताओ, एनालिटिकल प्रोसीजर दैट असिस्ट व्हेन फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन। आपके टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अंडरस्टैंडिंग, आजकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी वो दोनों साल की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, जो हम लोग पढ़ते हैं अपना 700 की सीरीज वाले रिवीजन क्लास में कराया था ना, कंपैरेटिव में करस्पॉन्डिंग फिगर्स की तरह से। तो वो भी आपकी जो कहती है कंक्लूजन जो आपने लास्ट में निकाले, आपने जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को ऑडिट किया वो भी वही कहता है। आपका इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को जो ऑडिट किया है वो भी कहता है कि सेल्स डाउन हुई है, प्रॉफिट्स मार्जिन्स डाउन हुए हैं, एक्सपेंडिचर्स स्टैग्नेंट है वगैरह। और जब आपने टोटल को देखा तो टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी वही दिखा रहे हैं। तो आपकी इंडिविजुअल आइटम्स की जो नॉलेज थी वो कोलैबोरेट हो गई, वो इससे इसके साथ ही मतलब जा रही है, वो लग रहा है कि बिल्कुल यही बात को वो सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो वो कोलैबोरेट कर रही है, वो सपोर्ट कर रही है जो आपने इंडिविजुअली आइटम से पता लगाया था। तो आपकी ओवरऑल जो नॉलेज अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको सपोर्ट कर गया। बट अगर मान लो आपको लास्ट में पता चला कोई ऐसी बात कि अरे ये तो हमने पहले पता लगाया नहीं था, तो अब आप कंक्लूड नहीं करोगे, पहले आप रुक जाओगे। पहले आप रुक करके पहले तो रिस्क रिवाइज करेंगे कि अरे भाई रिस्क ज्यादा है, पहले मैंने सोचा था क्या, कंक्लूजन स्टेज पे लग रहा है कि नहीं यहाँ तो बहुत सारी गड़बड़ है। रुक जाओगे, पहले अदर प्रोसीजर्स करोगे और फिर उसके बाद में आप अपना काम करोगे। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज हो गई, कंक्लूजन स्टेज, एट और नियर एंड ऑफ द ऑडिट, जस्ट टू कोलैबोरेट द थिंग्स। और अगर वो आपको रिस्क रिवाइज करने का लग रहा था, फर्दर प्रोसीजर्स करो। लास्ट आई गेस, थैंक गॉड लास्ट। ठीक है, तो कंसिडरेशन पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में हमेशा प्रॉफिट और इसकी बात थोड़ी ना होती है, वहां पर तो लोगों के भले की भी बात होती है, या होनी चाहिए आप कह सकते हो। तो वहां पे हमेशा एक प्रॉफिट का रिलेशन विद द सेल्स नहीं होता, कभी कभी बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर हमेशा वहां पे सुटेबल होंगे, कोई जरूरी नहीं है। देयर इज लिटिल डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। समटाइम्स एक्सपेंडिचर जरूरत से ज्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेल्थ के ऊपर ज्यादा एक्सपेंडिचर किए गए, पब्लिक हेल्थ के ऊपर, बल्कि रेवेन्यूज उतने नहीं आए, तो ठीक है, आप उसको हमेशा लास्ट ईयर से कंपेयर नहीं कर सकते। दैट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसी, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, राइट। तो हमेशा ऐसा नहीं है क्यों, तो जो बिजनेस एंटिटीज के ऑडिट पे हम लगाते हैं वो हमेशा रेलेवेंट यहां पर नहीं होती हैं। और प्लस इंडस्ट्री डेटा कहाँ मिलेगा आपको, आप बताओ, आप रेलवेज के अंदर अगर कंपेयर करोगे तो पिछले साल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बट इंडियन रेलवेज को कंपेयर करने के लिए सिमिलर इंडस्ट्री कहाँ से लाओगे भाई, मतलब सिमिलर इंडस्ट्री में कोई दूसरा उनका कॉम्पिटिटर है कहाँ जिससे कंपेयर करोगे। अब रेलवेज वालों को आप एयरलाइन से तो कंपेयर कर नहीं सकते हो। ठीक है, सो दैट मेक्स परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर व्हाइल ऑडिटिंग सच पब्लिक एंटिटी अ बिट मोर डिफिकल्ट, इट्स नॉट ऑलवेज फीजिबल। ठीक है जी, चलिए फिर उसके बाद अभी समरी वमरी थोड़ी ना पढ़नी है। अब आप बताओ, देखो सारे के सारे वो के वही क्वेश्चंस दिए हैं। एक वो मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो गया, एक रिलायबिलिटी ध्यान आ गया ना, दैट रिलायबिलिटी SRCC वाला थिंग, ये बहुत आता है। एक आपके पास ये आ गया कि 520 में ये देखो ये आ गया ना आपका इन्वेस्टिगेट कैसे कैसे करोगे आप, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, तो एक इन्वेस्टिगेट वाला आ गया। फिर आप कौन सी टेक्निक्स को लगाओगे, दोबारा थोड़ी पढ़ना है, वो तो एक बारी अपन लोग पीछे के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, साथ साथ में आने को तो कुछ भी आ सकता है। और बताओ प्लानिंग फेज में कहाँ लगाते हैं हम, अंडरस्टैंडिंग के टाइम पे ऐसे 315 के अनुसार लगाते हैं, ताकि हम डिटरमाइन कर सके आगे चल के काम कितना करना है। मैम बस यही नहीं, माइंडेड आपको वो SAP DATI वाला भी याद करना है ना, ADA वाला भी, एक्यूरेसी विद विच, वो भी अगर याद कर लें तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। याद सब कुछ करना है, हमने किताब से ऐसे 520 में से ये सब हेडिंग्स को याद किया हुआ है, क्वेश्चंस पीछे जितने भी हैं वो भी कर लिए, बात खत्म। ठीक है, चलो अब बताओ अब कौन सा वाला कर लेते हैं। अब हम लोग, मैं ये सोच रही थी सैम्पलिंग वाला कर लेते हैं, बट सैम्पलिंग कहते हैं ना, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन काफी सब है। अब ये इंट्रोडक्शन तो तुम लोगों ने करा हुआ होता है, ठीक है, मेरे ख्याल से तो इसमें भी थोड़ा मेन वाली चीजें पढ़ जाओ कि भाई वैसे तो 520 पूरा ही पढ़ लिया था, बट इंट्रोडक्शन थोड़ा ना बढ़ेंगे आपकी, सैम्पलिंग ये सैम्पलिंग वो, थोड़ा सा मेन चीजें कर जाते हैं। देखो बस जैसे हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स जब भी बात करते हैं तो अपन लोग 520 का जिक्र कर देते हैं।
जब भी हमको ऑडिट सैम्पलिंग ऐसे 530 इन्वर्टेड कॉमर्स में ऑडिट सैम्पलिंग लिखेंगे हम लोग हमेशा, ठीक है। तो चाहे वो मेरे को सैम्पलिंग के मेथड्स पूछेगा, चाहे वो मेरे को सैम्पलिंग का रिस्क पूछेगा, वो जो चीज़ मुझे सैम्पलिंग की रिलेशन में पूछेगा ना, हम लोग क्या करेंगे, अब एक्सटेंट ऑफ सैम्पलिंग पूछेगा तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हम ऐसे 530 तो रेफर कर ही कर देंगे, राइट। अप्रोचेस पूछेगा तो भी हम, तो मीनिंग हो गया अप्रोचेस हो गए, सैंपल डिजाइन स्ट्रक्चर हो गया, आप सैंपल में आए हुए आइटम पे क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे वो हो गया, नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशंस, प्रोजेक्टिंग बेसिस स्टेटमेंट, इवैल्यूएटिंग हो गया। तो ये मेन हेडिंग्स हो गए। मैम इसके अंदर ना वो डिटेल में मैथड्स तो आए नहीं, पर मैथड्स का क्वेश्चन भी आता है, तो कर तो रहे आगे। चलो फटाफट से बताओ, सैंपल कितना % सैंपल लगाऊं कितना नहीं लगाऊं, ये मेरा जजमेंट है। हमेशा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि ऑडिटर सैम्पलिंग टेक्निक्स को लगाएगा। हम एक बैंक का ऑडिट करने के लिए गए, वहाँ पे ढेर सारी एनपीएज है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एडवांसेस का चेकिंग बाय वे ऑफ सैम्पलिंग करोगे। आप एडवांसेस को 100% चेक कीजिए। इफ़ देर आर सो मच हाई रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, अगर रॉन्ग बहुत ज़्यादा है, यू मे नॉट रिजॉर्ट टू दिस थिंग, ठीक है। हमने एग्जाम्पल्स भी किए हुए हैं कि कुछ ही बैंक अकाउंट्स होते हैं, तो वहाँ पे कहाँ हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वेदर ही डिसाइड्स टू अंडरटेक टू टेक रिजॉर्ट ऑफ सैम्पलिंग और नॉट। चलो जी, अब बताओ, तो आपको टेक्निक्स लगानी है जिससे वो इन्फॉर्म्ड अपना एक प्रोफेशनल ओपिनियन बना सके। तो हम ये बात कह सकते हैं कि आप पार्ट चेकिंग के बेसिस पे, सैम्पलिंग के बेसिस पर, तो जैसे हम अपना स्टैट्स में नहीं पढ़ते हैं सैंपल्स के रिजल्ट को प्रोजेक्ट करना ओवर द रिमेनिंग पॉपुलेशन एंड देन एक टोटल मिस स्टेटमेंट्स का अंदाज़ा लगाना, और फिर देखना कि अगर वो हमारी टॉलरेबल लिमिट के विद इन है तो येस वी कैन कंक्लूड अबाउट द होल पॉपुलेशन विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्सटेंडेड प्रोसीजर्स, राइट। तो चलो अब कहते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। एक तो मेरे को ये जरूर से याद कर लेना है 100%, ठीक है। सो ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ पॉपुलेशन। आपने लेस देन 100% ऑफ आइटम्स के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए और आपने सैंपल ऐसे लिया दैट ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन। अगर मान लो आप 300 डेटर्स का ऑडिट करो तो 300 के 300 का एक इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है, दे हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन। यू आर नॉट, आप किसी को जानबूझ करके किसी आइटम को इस से बाहर नहीं कर रहे हो, आप जानबूझ करके किसी आइटम को ऐसा ले नहीं रहे हो। ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन हैव चांस ऑफ सिलेक्शन नाउ। और आप सैंपल के बेसिस पे कंक्लूड पॉपुलेशन। अगर आप डेटर्स के सैंपल चूज कर रहे हो, फिर आप डेटर्स के सैंपल के ऊपर अप्लाई कर रहे हो प्रोसीजर्स, आप उनको एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज रहे हो, आप उनका डेटर्स का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देख रहे हो, आप उनका एजिंग शेड्यूल देख रहे हो वगैरह वगैरह। तो आप जब ये काम कर रहे हो तो आप पूरी डेटर्स की पॉपुलेशन के बारे में क्या लगाना चाह रहे हो, नतीजा निकालना चाह रहे हो, आप कंक्लूड करना चाह रहे हो। नाउ इसको तो आप स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग भी लगा सकते हो, नॉन स्टैटिस्टिकल भी। अब ये सब चीजों को हमको पढ़ना है, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस डिजाइन कैसे करेंगे आगे चल के। तो यहां से क्या पढ़ना है, सच पॉपुलेशन इज इंटायर सेट ऑफ डेटा। अगर मेरे क्लाइंट के 300, क्योंकि मैंने क्लास में 300 के एग्जाम्पल से आपको वेन डायग्राम्स बना के कराया, तो मैं 300 ही ले रही हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। सो पॉपुलेशन रेफर्स टू इंटायर सेट ऑफ डेटा। अगर मान लो मेरे क्लाइंट के 300 डेटर्स है तो 300 डेटर्स बिकम द इंटायर सेट ऑफ पॉपुलेशन जिसमें से हमने सैंपल को ड्रॉ करना है, राइट। नाउ ऑल आइटम शुड हैव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। आप किसी को अलग नहीं छोड़िए, आप किसी को एक्स्ट्रा मतलब आप बायस नहीं होने चाहिए सैंपल के अंदर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द पॉपुलेशन शुड बी एप्रोप्रिएट, कंप्लीट एंड रिलायबल। एप्रोप्रिएट का मतलब अगर आप डेटर्स के बारे में कंक्लूड करना चाहते हो तो डेटर्स में डेटर्स की पॉपुलेशन लोगे। अगर 300 डेटर्स है उसमें आप क्रेडिटर्स की पॉपुलेशन को मिक्स नहीं कर देंगे, राइट। और कंप्लीटनेस, जितने डेटर इस साल के एंड तक थे उसमें अगले साल अगर कोई सेल हुई है तो उसका एक बैलेंस नहीं आ जाएगा प्रैक्टिकली। एंड रिलायबल होनी चाहिए। सो पॉपुलेशन शुड बी रिलायबल। अगर पॉपुलेशन पूरी ही अनरिलायबल है तो आपको कैसे आप सैंपल उसके अंदर से ड्रॉ कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन शुड बी एप्रोप्रिएट फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव। नाउ ऑडिट ऑब्जेक्टिव, अगर आप ओवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल देख रहे हो तो आप अकाउंट रिसीवेबल की लिस्टिंग में से आप सैंपल को ड्रॉ कीजिएगा, राइट। सो पॉपुलेशन जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, आप क्या चीज देखना चाह रहे हो। अगर आप सेल्स का ओवर स्टेटमेंट देखना चाह रहे हो तो आप सेल्स की यूनिट्स
से मिलाकर के आप सैम्पलिंग बनाइएगा और वहां से आप लोग एविडेंसेस को ऑब्टेन कीजिएगा, राइट। प्लस कंप्लीटनेस, पॉपुलेशन पूरी होनी चाहिए। अगर मान लो आप सेल्स के बारे में चेकिंग करना चाहते हो तो सेल्स की पॉपुलेशन पूरी होनी चाहिए। अगर कोई सेल 31 मार्च को भी हुई है तो वो भी पॉपुलेशन में आनी चाहिए। अगर वो इस साल की पॉपुलेशन में नहीं आई है, अगर वो क्लाइंट इस साल की सेल्स में इंक्लूड नहीं किया तो वो तो कभी सैंपल में आएगी नहीं ना, राइट। तो पॉपुलेशन शुड बी कंप्लीट, ये बात आप बिल्कुल पक्का लगा लीजिए, तभी आप कंक्लूजन सही निकाल पाएंगे। रिलायबल, कि जो भी आप इंफॉर्मेशन, जो भी आप पॉपुलेशन लेके जा रहे हो वो सफिशिएंटली कंप्लीट एंड एक्यूरेट है, रिलायबल है। अगर रिलायबल नहीं होगी तो फिर तो देखो सैंपल भी रिलायबल नहीं होगा, फिर तो सैंपल के बारे में आएगा है, मतलब अगर उन लोगों ने मैनिपुलेशंस की हुई हैं तो फिर तो बेटा जो सैंपल आएगा वो भी मैनिपुलेटेड आइटम्स का ही आएगा, फिर तो पॉपुलेशन के बारे में भी यही चीज़ बोलेंगे। तो एक तो पॉपुलेशन का मीनिंग 1 मार्क और 3 मार्क पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी आस्क्ड। पॉपुलेशन शुड बी एप्रोप्रिएट, कंप्लीट एंड रिलायबल। पॉपुलेशन शुड बी एप्रोप्रिएट, कंप्लीट एंड रिलायबल। कंप्लीटनेस एंड एप्रोप्रिएटनेस तो हम पढ़ते हैं, रिलायबिलिटी और ऐड हो गया इसके अंदर। सैम्पलिंग यूनिट, जो भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल आइटम्स है वो सब सैम्पलिंग यूनिट है। हम सैम्पलिंग यूनिट जो हम सैंपल में सेलेक्ट करते हैं उनके ऊपर हम फिर क्या लगाते हैं, प्रोसीजर्स लगाते हैं। सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव। देखो बेटा एक बात सुनो, ये सिर्फ वो एमसीक्यूज वाले पर्पस के लिए, तो इस पे अभी ज्यादा टाइम मत लगाओ। तो सैम्पलिंग इज, सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल पॉपुलेशन। एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन शुड हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन। आपका सैंपल बायस नहीं होना चाहिए। अगर आपने जानबूझ के कुछ प्रकार के आइटम्स को निकाल दिया वहां से सैंपल से, अगर आपने मान लो बहुत सारी सेल्स हो रही है पर एक पर्टिकुलर रीजन की सेल्स को एक्सक्लूड कर दिया, तो फिर तो सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा ना। अब बस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बहुत बहुत नोटिस करी है, बच्चे गलत लिखते हैं और बहुत सारा परसेंटेज ऑफ बच्चा इस बात को गलत लिख देता है इवन अच्छे से समझने के बाद भी, क्योंकि सिलेबस बहुत हो जाता है लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। सैम्पलिंग प्रोसेस इज परफॉर्म्ड ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल। 300 दिन के इंटरनल कंट्रोल्स को हम चेक करेंगे अगर 300 दिन फैक्ट्री चली है तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल लिया था। एंड टेस्ट ऑफ डिटेल, जैसे डेटर्स कितने हैं, अप टू आइडेंटिफाई डिविएशन। देखो जब भी तुम टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात करोगे तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, कंट्रोल्स में हम मिस स्टेटमेंट नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, कंट्रोल में हम डिविएशन, कि अरे 300 में से फॉर एग्जाम्पल 10% डिविएशन है, ओ 30 डेज इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं चले तो 10% का रेट ऑफ डिविएशन है। जो इंटरनल कंट्रोल के सेट प्रोसीजर थे उनसे कुछ अलग होगा इंटरनल कंट्रोल, उस लाइन पे नहीं चले। और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में, जैसे डेटर्स वाले में, इनमें हम मिस स्टेटमेंट्स को पकड़ते हैं। तो टेस्ट ऑफ डिटेल से रिलेटेड है वर्ड हमेशा मिस स्टेटमेंट, और जब भी वर्ड आए कि आपने सैम्पलिंग लगाया तो आप क्या चीज पता लगाना चाह रहे हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या डिविएशन हुए हैं फ्रॉम द एक्सपेक्टेड टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जो एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल, आई एम सॉरी, जो भी इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए थे उनसे क्या डिविएशन का मतलब जहां इंटरनल कंट्रोल्स वीक है, जहां इंटरनल कंट्रोल तोड़े गए हैं, टूटे हैं, right? Now approaches to sampling, so one is a statistical, one is non-statistical, but I have told you that non-statistical is like judgmental हमने पढ़ा है। statistical और statistical की advantages comparatively ज़्यादा important है एग्जाम के point of view से। so आइटम्स जो है नॉन स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल अप्रोच, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। स्टैटिस्टिकल अप्रोच कौन सी अप्रोच थी, याद करो, मॉडर्न अप्रोच थी। और नॉन स्टैटिस्टिकल या जजमेंटल कौन सी थी बेटा, ट्रेडिशनल, जो पुराने जमाने के लोग लगाया करते थे। सो स्टैटिस्टिकल इज रैंडम सिलेक्शन, रैंडम, अचानक से, बाय यूजिंग रैंडम नंबर टेबल्स, बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सॉफ्टवेयर, आप उसमें डेटा दीजिए, आप उसमें रैंडम कमांड दीजिए, रैंडम सैंपल वो आपको ड्रॉ करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, राइट। बट ये सर्टेन मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड है। तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है, ये डेफिनेशन में एक बार याद कर जाऊंगी, जिसमें रैंडम सिलेक्शन किया जाता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज किया जाता है, दैट all items in the population have equal probability of being selected, and probability theory के अंदर हम use of probability theory करते हैं कि कितना रिस्क होगा के लिए भी। तो statistical sampling is always more scientific, it is mathematical, it is widely accepted
accepted mode of sampling. The result of sample can be evaluated in a better way. There is no personal bias. कोई personal bias नहीं है इसके अंदर, बहुत scientific है, results evaluate हो सकते हैं ज़्यादा reliable में, इसीलिए वर्ल्ड वाइड इसको अप्लाई करते हैं। आप मैन्युअली भी इसको रैंडम नंबर टेबल्स की हेल्प से कर सकते हैं, और आप इसको विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रोग्राम्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। इट इज मैथमेटिकल, और प्लस इसके साथ साथ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स में बड़ा यूजफुल होता है। जैसे सेल्स की पॉपुलेशन तो एक सी होते हैं ना, उसमें तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेजेस अगर मोर देन 45,000 नंबर है, तब कैसे सैम्पल ड्रॉ करोगे? You would apply that probability theory of sampling. Non-statistical sampling. अच्छा, एक बात इसको थोड़ा सा ना आप ये याद कर लेना, statistical sampling वाला जो है that is actually more important. हाँ, यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब आया हमारे पास एक ट्रेडिशनल मेथड या नॉन स्टैटिस्टिकल, जिसको हम लोग क्या बोलकर चलते हैं, जजमेंटल। तो मुझे कौन से आइटम सैंपल में लेने हैं, क्या कंपोजिशन, क्या सैंपल साइज होना है, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर सिर्फ जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो ये ट्रेडिशनल है, बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि अरे जैसे मेरे को अपॉइंटमेंट 5 साल का मिला किसी कंपनी में, तो इस साल अगर मैंने सितंबर, अक्टूबर और मार्च की ट्रांजैक्शन को ज़्यादा चेक किया, तो अगले साल मैं कोई दूसरे मंथ्स को सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं पे मैं एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी रखूँगी, नहीं तो मेरे क्लाइंट को पता चल जाएगा कि आप कौन सी चीज़ों को चेक करते हो। बट इसका एक एडवांटेज भी हो गया कि हम रोटेशन ऑफ एम्फेसिस भी कर सकते हैं, कि पहले कोई और चीज़ों को चेक किया, नेक्स्ट ईयर कुछ और को चेक किया। और एक और चीज़, ईयर एंड ट्रांजैक्शन को जब मैं सोच रही हूँ अपने आप की किसको ज़्यादा चेक करना है, किसको ज़्यादा चेक करना है, सो आई कैन ऑलवेज थिंक कि अरे जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है बैलेंस शीट डेट के नियर की ट्रांजैक्शंस में, जहाँ विंडो ड्रेसिंग के चांसेस ज़्यादा है, मैनिपुलेशंस के चांसेस ज़्यादा है। सो आई कैन ऑलवेज use that. I can always take those items जो ईयर एंड ट्रांजैक्शंस हैं, ये देखने के लिए कि कट ऑफ प्रोसीजर्स ठीक से लगे हैं या नहीं लगे हैं। बट ये साइंटिफिक भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, इसमें पर्सनल बायस भी है। आपको ध्यान है, हमने इस सबको पॉइंट वाइज मैनर में किया हुआ है, क्योंकि मैं तुमको जब पढ़ाती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 करके बढ़ा देती हूँ, उससे मुझे थोड़ा पढ़ाना आसान लगता है। वही चीज पैराग्राफ फॉर्म में दी हुई है। यू कैन यूज एनीवेज, ठीक है। चलो, तो सैंपल सेलेक्ट नहीं होता मैथमेटिकल बेस पे, इसीलिए लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते हैं। बट ये सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता, ऑल्दो ये सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें पर्सनल बायसेस आ गए हैं। अब सैम्पलिंग और ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनली लोग पूरा 100% चेकिंग करते थे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, एक तो ये नॉन स्टैटिस्टिकल वाली अप्रोच को याद करना है, एक स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग ज़्यादा साइंटिफिक है, इस बात को आपको याद करना है, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि ट्रेडिशनल, सो ट्रेडिशनली लोग 100% भी अगर चेकिंग करते थे, जब तक उनको सैम्पलिंग की नॉलेज नहीं थी, कुछ साल या कुछ सदियों पुरानी बात हो गई, तो तब भी कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% एरर्स पता चल पाएंगी। तो इसीलिए वो केवल आज के दिन ओनली अ पार्ट, क्योंकि टाइम और कॉस्ट भी ऑडिट करने का लगता है, उसको वो डिवोट करते हैं टू अ पर्टिकुलर एरिया, और पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूड कर लेते हैं। और अगर रैंडम बेसिस पे सिलेक्शन हुआ, तो इसका मतलब सैंपल इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। यू कैन सेफली कंक्लूड अबाउट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग अपॉन द सैंपल। जैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कह रहे हैं, आप कुछ इंटरनल कंट्रोल्स को चेक कर लो, ठीक है। अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे लग रहे हैं, तो फिर आप अपना NTE आगे चल के ट्रांजैक्शन बैलेंसेस के ऊपर कम कर दो, तो आप आगे चल के कम सैंपल बना लो। आई होप दैट इज क्वाइट ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नाउ अब ये आपसे कहता है स्टैटिस्टिकल यूज करना है कि नॉन स्टैटिस्टिकल यूज करना है, ये मेरा जजमेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे पता है सब कुछ को रट्टा लगाना वुड बी अ बिट डिफिकल्ट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स का क्वेश्चन, बिकॉज दे हैव, इन लोगों ने इसको स्टडी मटेरियल में ऐसा करके डब्बा में दिया हुआ है, ठीक है। द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग अपॉन एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन अ सैम्पलिंग प्लान, मैं कितना चेकिंग करूंगा, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब पूरा एक्सप्लेन करने का तो टाइम नहीं है, बट स्टिल, तो आप क्या कहोगे, सर extent of checking on sampling plan, sir take care to choose the extent, sir take care। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितना है,
ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो शायद मुझे चेकिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं होंगे तो मेरे को चेकिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, अगर बुक्स एंड रिकॉर्ड्स रिलायबल नहीं है तो मेरे को चेकिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। टॉलरेबल एरर, मैंने आगे इसमें भी वही फॉर्मूला लिख दिया जो हमने किया हुआ है। तो टॉलरेबल एरर से कैसा है साइज ऑफ सैंपल का रिलेशन, दैट इज इनवर्स रिलेशन। अगर मैं टॉलरेट कम कर सकती हूँ तो फिर मेरे को चेकिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, ये बात सोचनी पड़ेगी। एंड डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल, सो डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल का क्या मतलब हो गया, अगर मेरे को ज़्यादा डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए तो मेरे को चेकिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। बट आप एक बात शायद नोटिस कर रहे हो, इन लोगों ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। मैं तो आपको एक लाइन बोली कि अगर मेरे को ज़्यादा डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ ठीक है सब कुछ ठीक है तो मेरे को ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ चेकिंग सोचना पड़ेगा, तो आप इतना ही लिखेंगे, हम भी इतने लिखेंगे, हम भी इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए सर टेक केयर किस चीज़ के बारे में, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग के बारे में। सो साइज, इंटरनल कंट्रोल, रिलायबिलिटी, टॉलरेबल एरर रेंज और कॉन्फिडेंस लेवल कितना आपको डिजायरेबल है। चलो अब एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग अप्रोच, बस एक बार ध्यान रखना, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का आपने शॉर्ट नोट कर लिया, ये उसी शॉर्ट नोट को क्योंकि वहाँ पैराग्राफ फॉर्म में भी दिया था, उन लोग क्या कर दिए एक पॉइंट वाइज मैनर में दे दिया, ठीक है। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, जितना पॉपुलेशन बढ़ता है उतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती। अगर पॉपुलेशन मान लो कहीं पे जाकर के पॉपुलेशन है से फॉर एग्जांपल 45,000 परचेजेस की आइटम, कहीं पे पॉपुलेशन है 5 लाख परचेजेस की आइटम, तो ये नहीं कि 5 लाख वाले में मेरे को 10% ही लगाना पड़ेगा सैंपल साइज, आप उससे कम भी कर सकते हो। बहुत ऑब्जेक्टिव है, कोई पर्सनल बायस नहीं है, ठीक है। एक रिस्क जितना है उसके लिए कम से कम साइज, मतलब रैंडम सैंपल और ये जो स्टैटिस्टिकल है ये बहुत अच्छा रहता है, कैलकुलेटेड रिस्क है। अभी सैम्पलिंग रिस्क की भी बात करेंगे, डोंट वरी। बेटर हमको ये बहुत सारे डेटा के बारे में बताता है, ज़्यादा साइंटिफिक है, कोई पर्सनल बायस नहीं है, रिजल्ट्स बेहतर तरीके से हम इवेल्युएट कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ सैम्पलिंग। सो ये क्वेश्चन मेरा एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग बताओ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ अब हमारे पास में आया, पर जरूरी नहीं है कि हर जगह पर, कभी कभी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड अप्रोप्रिएट नहीं भी होते, कभी कभी स्टाफ को नॉलेज ही नहीं होती, स्टाफ को पता ही नहीं होता प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में, दे कैन नॉट यूज इट। सैम्पलिंग का प्रोसेस, सैंपल डिजाइन, साइज, दिस अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं प्लीज, ये है आपको क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, मैं एक बार आपको बोल देती हूँ, मैंने इसका आपको पूरा सेंटेंस बना करके भी कराया हुआ है, यही कि डिजाइन करेंगे, सैंपल को स्टडी करेंगे, पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे, इंटरनल कंट्रोल को, फिर सैंपल का साइज डिटरमाइन करेंगे, बेटर मेथड लगाएंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 बना हुआ है इस पर, क्वेश्चन नंबर 5 इफ आई एम नॉट wrong, so there is question number 5, what precautions should be taken। आप टेस्ट चेक कर रहे हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस उसके बारे में लेनी चाहिए, इसके ऊपर आपका बना हुआ है कि पहले हम स्टडी करेंगे कौन से सुटेबल है, हम प्लानिंग करेंगे, हम अगर स्ट्रेटिफाइड की जरूरत है, सैंपल साइज, अनबायस्ड एरर्स को एनालाइज करेंगे, ठीक है। जब हमने इसको नोट से पढ़ा था हमने ये प्रिकॉशंस वाला क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इजीली किया हुआ है, ये यहां नहीं दिया हुआ है मेन मैटर के अंदर, ये इंस्टीट्यूट ने भी क्वेश्चन आंसर बना करके अलग से दिया हुआ है। तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन आंसर को भूल के नहीं जाना प्लीज, आपने मतलब वो भी करके जाना है। चलो अब आप बताओ मुझे, सबसे पहले सैंपल का डिजाइन, मुझे किस पर्पस के लिए सैंपल लगाना है, मुझे कैसे एविडेंसेस चाहिए। बेसिकली अगर मुझे डेटर्स की एग्जिस्टेंस पता करनी है, माइंड इट, अगर मुझे डेटर की एग्जिस्टेंस पता करनी है तो जो मैं सैंपल लूंगी वो डेटर्स की लिस्ट में से लूंगी, और मैं एग्जिस्टेंस पता करने के लिए डेटर्स की पूरी कंप्लीट लिस्ट उठाऊंगी उसमें से, और फिर बाद में उनके ऊपर हम प्रोसीजर लगाएंगे कि हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को भेजेंगे। मुझे कैसे एविडेंसेस चाहिए, अगर मुझे सेल्स के बारे में, अगर मुझे जीएसटी के बारे में कुछ पता लगाना है तो ठीक है, मैं पर्पस देखूंगी कि हाँ ठीक है जीएसटी के चलान्स, एंड देन उसके बाद में वहां से मैं सैंपल्स को सेलेक्ट करूंगी। और मुझे ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि पॉपुलेशन शुड बी कंप्लीट, ओके। अगर मैं एग्जिस्टेंस, देखो बेटा ये आ गया ना मेरे बच्चा, देखो एग्जिस्टेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल अगर देखना है तो मैं कंफर्मेशन, पेमेंट मेड कितने हैं कितने नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ देखूंगी, किसको मैं स्टेटमेंट मानूं किसको नहीं मानूं, ये सब मुझे देखना है।
इसको सैंपल को डिजाइन करते हुए। अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन इज अनएक्सेप्टेबली हाई तो हम परफॉर्म नहीं करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल। याद करो आपने जब ऑडिट रिस्क का टॉपिक क्लास में पढ़ा था, आपने जब ऐसे 315 पढ़ा था, आपने क्या कहा था? अगर आपको लग रहा है इंटरनल कंट्रोल्स में कंट्रोल रिस्क बहुत हाई है, बहुत गड़बड़ है, तो आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं करोगे, आप उस पर सैंपल मेथड भी मत लगाओ, आप रादर डिटेल में टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर जाओ, आप सब्सटैंशियल प्रोसीजर्स को डिटेल में कर जाओ। जो चीज़ है ही खराब, उसको खराब चीज़ को चेक करके क्या फ़ायदा है, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है। और बिल्कुल ऐसे अगर आपको टेस्ट ऑफ डिटेल में बहुत मिस स्टेटमेंट लग रहे हैं, आयो रब्बा ये लोग तो बहुत गड़बड़ करते हैं, फॉरेक्स की ट्रांजैक्शन है, पिछले साल की ऑडिट में भी देखा था हमने, हे राम ये लोग तो फॉरेक्स की रेट कभी भी ठीक नहीं लगाते हैं, ये लोग तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस को बिल्कुल चेक ठीक से नहीं करते हैं, तो हम 100% एग्जामिनेशन कर जाएंगे, वी वोंट रिजॉर्ट टू टेस्ट चेकिंग। ठीक है, चलो जी। अब स्ट्रैटिफिकेशन एंड वैल्यूएट। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, मैं अपनी फेवरेट वाली डेफिनेशन बोलूंगी, आप कहोगे मैम यहाँ तो देखो इसमें डेफिनेशन अलग लिखी हुई है, मैं तो वही जो मैंने आपको नोट्स में पढ़ाई हुई है वही वाली डेफिनेशन बोल जाऊंगी। आप 1 मिनट लगा करके अगर आगे देखेंगे तो आपको वही डेफिनेशन खूब अच्छे से डब्बे में करके बंद मिलेगी, बस अभी वहां नहीं मिलेगी, यहां पर मिलेगी। तो मैं क्या करती हूँ कि आपको एक बात देखो, मुझे ना यही वाली डेफिनेशन हमेशा से बचपन से याद है, मेरे बचपन से, नॉट फ्रॉम योर बचपन, एंड इन्होंने भी इसको अलग से डब्बे में बंद करके दिया, बट इन्होंने 2 अलग अलग मिलती जुलती डेफिनेशंस दी हैं, मुझे ये बहुत पसंद है डेफिनेशन। सो स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स, इससे मेरे सारे MCQ करेक्ट स्टेटमेंट सब हो जाते थे यार। इट मीन्स डिवाइडिंग अ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, हेट्रोजीनियस जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इनटू मोर होमोजीनियस सब पॉपुलेशंस वेयर सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ईच सब पॉपुलेशन। तो आपने, मैं हिंदी में बोलूं ठीक है, बिकॉज आई लाइक इट, कि ओके आपने विभिन्न विभिन्न प्रकृति वाली पॉपुलेशन को क्रमशः समान प्रकृति वाली सब पॉपुलेशंस में विभक्त किया और आपने सब पॉपुलेशन में से सैंपल्स को ड्रॉ किया। एक्चुअली ये बोलते मुझे मैंने जिन सर से स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था वो याद आ जाते हैं, तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने स्टैट्स में ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी थी और समझी थी। दैट इज व्हाट आई एम डिलीवरिंग टू यू। सो स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन कहाँ लगाते हैं? हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में या होमोजीनियस में? हमेशा हेट्रोजीनियस में। हेट्रोजीनियस का मतलब जहाँ पे सिमिलर टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जहाँ पर डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आप बताओ, इसने कहा जहाँ ऑडिटर स्ट्रैटिफाई करता है पॉपुलेशन को, वो ज्यादा बेटर है डेफिनेशन। डिवाइडिंग वही दी हुई है स्टडी मेट में भी आगे, बाय डिवाइडिंग इनटू डिस्क्रीट अलग अलग सब पॉपुलेशन जिनकी आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने, मैं 1 मिनट लगा के बेटे वहीं से आपको पढ़ा दूं क्योंकि वो ज्यादा आसान है। अब ये थोड़ी कहेगा कि इस पेज पे से बताओ या इस पेज पर से बताओ। जैसे अगर मान लो आपने पूरी पॉपुलेशन थी, पूरी पॉपुलेशन के अंदर आपने ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेस थे, तो आपने बैलेंस जिनका 10 लाख से ज्यादा था वो यहाँ रखे, 7.5 लाख से लेकर 7.5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख तक यहाँ रखे, इतने यहाँ रखे, और इससे कम वाले बैलेंसेस ऐसे करके रख दिए। तो आपके पास में ये ग्रुपिंग बन गया बेसिकली। मान लो बेटा आपको मैंने बोला कि यहाँ पर ये ग्रुप आपका, मान लो अगर 4 का आपने ग्रुप बना लिया होता, तो ये एक सब पॉपुलेशन सब पॉपुलेशन सब पॉपुलेशन सब पॉपुलेशन। अब आप इसमें से सैंपल ड्रॉ करोगे, इसमें से सैंपल, तो ये जो अलग अलग सब पॉपुलेशन या ग्रुप्स बन गए, ये सब अलग अलग सब पॉपुलेशन या ग्रुप्स क्या हैं, ये बेसिकली काम कर रहे हैं एक पॉपुलेशन जैसा। तो आप जब इसमें से सैंपल ड्रॉ करोगे तो इसके रिजल्ट्स को आप इसी सब पॉपुलेशन के ऊपर प्रोजेक्ट करोगे, इसी पे एस्टिमेट लगाओगे, फिर इसका भी एस्टिमेट यहाँ लगाओगे, इसका एस्टिमेट भी यहाँ, इसका एस्टिमेट भी यहाँ, फिर सारे एस्टिमेट को आप मिला दोगे तो पूरी पॉपुलेशन के बारे में आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि छोटे वाले आइटम्स के अंदर आप सैंपल साइज 5% का ले सकते हो। अगर यहाँ 300 आइटम है तो आप 300 में से 5% का ले सकते हो। आप हाई वैल्यूज के अंदर जो बहुत ज्यादा वैल्यूज, आप इसमें 50% का सैंपल साइज भी रख सकते हो।
टू डेडिकेट योर ऑडिट एफर्ट्स टू मोर मटेरियल आइटम्स। तो आप डिफरेंट परसेंटेजेस भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ से आता है ना बेटा शॉर्ट नोट लिखने को, इसलिए मैं यहीं से पढ़ा रही हूँ स्ट्रेटिफिकेशन। तो आप जहाँ हाईली डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन होती है, हेट्रोजीनियस होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, वहाँ पे आप इसको लगाते हो और फिर आप इसके ऊपर इनके रिजल्ट्स को प्रोजेक्ट कर लेते हो। ठीक है, तो बस आप जो रिजल्ट्स को प्रोजेक्ट करते हो, आप हर एक ग्रुप को सेपरेट पॉपुलेशन की तरह से ट्रीट कर लेते हो। तो ये मैंने आपको कहाँ से पढ़ा दिया बेटे, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से हमने इसको स्ट्रेटिफिकेशन को पढ़ लिया। तो बस द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी, एक से किस्म के आइटम्स एक जगह, दूसरे किस्म के आइटम्स दूसरी जगह। ये बहुत इंपॉर्टेंट आई एम टेलिंग यू। तो जैसे आपने टेस्ट ऑफ डिटेल किया तो मॉनेटरी वैल्यू से आपने उसको स्ट्रैटिफाइड, अपनी ग्रुपिंग कर लिया, आपने उसका स्ट्राटा बना लिया, राइट। आप ज्यादा ऑडिट एफर्ट्स, लार्ज वैल्यू आइटम, मैंने उसी एग्जांपल से आपको करा दिया, मैंने अपने नोट्स तो उठाए भी नहीं अभी यहाँ पर। वहां पे हमने 4 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, है ना, जहां आपने जो अपनी क्लास में पढ़ा था। यहाँ पे आपने 5 ग्रुप्स बना दिया, आपने लार्जर वैल्यू आइटम्स में ज्यादा परसेंटेज लगा दिया। और जैसे फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेटिफाई कर सकते हो, अगर आप अलाउंस चेक कर रहे हो तो आप डेट वाइज सॉर्टिंग कर सकते हो, कौन से डेटर्स 6 महीने से पुराने हैं, कौन से डेटर 3 to 6 मंथ्स है, कौन से डेटर 3 मंथ से कम पुराने हैं। तो दैट डिपेंड्स कि आप स्ट्रेटिफाई कैसे कर रहे हो। तो देखो जैसे वहाँ हेट्रोजीनियस वर्ड आया था, उसी को यहाँ लिख दिया। अब 2 जगह स्ट्रेटिफिकेशन की बात आ गई, डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन इनटू डिस्क्रीट, अलग अलग सब पॉपुलेशन जिनकी सिमिलर आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर सब पॉपुलेशन को स्ट्रैटम बोल दिया और उसमें से यूनिट्स को हम लोग निकालेंगे और फिर हम उस सब पॉपुलेशन पर सैंपल के रिजल्ट्स को प्रोजेक्ट करेंगे और फाइनली सारे उनके रिजल्ट्स को मिला देंगे। ठीक है, तो जो हमें ऑडिट प्रोसीजर्स मिलते हैं एक सब पॉपुलेशन के बारे में, उसको उसी पर्टिकुलर पर हम प्रोजेक्ट करते हैं और फिर लास्ट में हम, देखो बेटा और बताओ इससे ज्यादा कीवर्ड्स क्या हाईलाइट कराऊं, है ना। फिर आप उसको ड्रॉ करने के लिए एक ओपिनियन आप क्या कर देते हो, आप कंप्लीट कंबाइन कर देते हो सारे रिजल्ट्स को। सो आई गेस दैट इज ओके। वैल्यू वे सिलेक्शन, अब थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। सो वैल्यू वे सिलेक्शन, जहाँ पे आप मॉनेटरी यूनिट्स को यूज करते हो, आप एक मॉनेटरी यूनिट को सिलेक्ट करते हो और वो सैम्पलिंग यूनिट्स को आइडेंटिफाई करते हो जिसमें वो मॉनेटरी यूनिट्स होती हैं। तो आपका सैंपल सिलेक्शन, आपका प्रोजेक्शन, आपके कंक्लूजन सब उस मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से होते हैं। एंड साथ साथ में आपने ये भी बोला ऑडिट एफर्ट्स को, ये एक बेनिफिट है, आप लार्जर वैल्यू, बिकॉज आप मॉनेटरी यूनिट्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके ऑडिट एफर्ट ज्यादा डायरेक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स अ हायर वैल्यू आइटम्स। तो आप किसको ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, आप किसको ज्यादा वेट दे रहे हो, आप हाई वैल्यू आइटम्स को ज्यादा दे रहे हो। सैंपल का साइज, सिलेक्शन, इवैल्यूएशन सब कुछ मॉनेटरी अमाउंट्स के अंदर आप करते हो। आप सैंपल साइज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सैंपल साइज कितना रखेंगे ताकि हमारा सैंपलिंग रिस्क एक्सेप्टेबली लो लेवल पर हो जाए। अगर हम कम रिस्क को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हमारा सैंपल साइज बड़ा होएगा। देखो अब मैं तुमको एक चीज बता रही हूँ, टेक्निक बता रही हूँ, प्लीज माइंड इट। ठीक है, अगर तुमको ध्यान नहीं है, क्लास का पढ़ा भूल गए हो तो इसको एक जगह लिख लो फिर से। ठीक है, देखो अभी वो मेरे से 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछेगा कि आप मुझे वो फैक्टर्स के एग्जाम्पल पूछ रहे थे ना, कभी कभी एग्जाम्पल्स दो जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए सैंपल साइज होगा। एक तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए मुझे कभी भी बोलना होगा तो मैं वर्ड एरर या मिस स्टेटमेंट नहीं बोलूंगी, मैं वर्ड डिविएशन बोलूंगी, है ना। या फिर बेटी वो मुझसे पूछेगा कि आप मुझे एग्जाम्पल दो ऐसे फैक्टर्स के जो सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, यहां पे मैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट की बात बोलूंगी, डेविएशन वर्ड कहाँ यहां यूज करूंगी। तो 2 बातें ध्यान रखना, एक तो हमने देखो ये निमोनिक बनाया हुआ है, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू, है ना। देखो इससे मेरे सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं। अगर मैं सैम्पलिंग रिस्क कम करना चाहती हूँ, ये रहा मेरा एमसीक्यू, अगर मैं सैम्पलिंग रिस्क को कम करना चाहती हूँ, कम सैम्पलिंग रिस्क को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ तो सैंपल साइज बड़ा हो जाएगा, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशन। एक्सपेक्टेड एरर या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ, मैं अभी यहाँ पे एरर लिख रही हूँ, एक्सपेक्टेड एरर, टॉलरेबल एरर या टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। रेट ऑफ डेविएशन वर्ड वुड बी यूज्ड इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टॉलरेबल एरर वर्ड वुड बी यूज्ड इन टेस्ट ऑफ डिटेल्स, राइट। अगर एक्सपेक्टेड ज्यादा है गड़बड़े तो सैंपल का साइज भी ज्यादा होगा, अगर टॉलरेबल लिमिट ज्यादा है तो आप साइज कम रख सकते हो। अब एक बार ध्यान से सुनो, अगर आपका दिल कर रहा है तो आप
इसको अभी एक जगह पे नोट कर लो, आपका सारा काम हो जाएगा, आपको 5 के 5 फैक्टर याद हो जाएंगे इससे। देखो, एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, साइज बड़ा होगा तो मैंने क्या चीज करी, सैंपल साइज मेरे को ज्यादा रखना पड़ेगा। अब देखो, तो सैंपल साइज मेरे को ज्यादा रखना पड़ेगा इन 3 के केस में। अगर मैं इंटरनल कंट्रोल के रिजल्ट्स पर, इंटरनल कंट्रोल पे ज़्यादा रिलायंस कर रही हूँ, ज़्यादा रिलायंस करना चाहती हूँ, इफ़ आई वॉन्ट टू प्लेस मोर रिलायंस ऑन द इंटरनल कंट्रोल, कि क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल जो है वो अच्छे चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है, मैं उनके रिजल्ट्स पे रिलायंस प्लेस करना चाहती हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में ज़्यादा श्योरेंस चाहिए। दैट मीन्स माई साइज ऑफ सैंपल रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल, जो मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करूँगी, that would be higher। तो ये सारे फैक्टर्स में देखो साइज इज हायर। ओके, एक्सपेक्टेड डेविएशन, अगर मुझे अपने प्रायर एक्सपीरियंस से लग रहा है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन या द डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल इज हायर, मेरे को ज्यादा गड़बड़ का चांस लग रहा है, देन ऑब्वियसली द साइज वुड बी हायर। इफ द लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट आई रियली वांट टू नो, जो मैं लेवल ऑफ एश्योरेंस ज्यादा चाहती हूँ इसके बारे में, तो अगर मैं ज्यादा रिलायंस करना चाहती हूँ, एक्सपेक्टेड डेविएशन ज्यादा है, मैं कोई निमोनिक नहीं बनाऊंगी, इट इज वेरी वेरी लॉजिकल, है ना। इतनी दिन ऑडिट पढ़ा है तुमने, इतने डिटेल में एनालाइज किया ऑडिट, तो अब तो ये सारी चीजें तुम्हारी स्टैंडर्ड से भी रिलेट हो पा रही होंगी ना। तो अगर आप ज्यादा रिलायंस चाह रहे हो, ज्यादा डिविएशन है, ज्यादा लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली साइज वुड बी हायर। बट अगर आपका टॉलरेबल, ठीक है, मार्क करना था तो कर लिया, बट अगर आपका टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन हायर है तो आपको साइज कम रख सकते हो, अगर आप सहन ज्यादा कर सकते हो, ये सहन शक्ति की सीमा है ना। ठीक है, आगे चल के मैं अभी इसको रिलेट करती हूँ टॉलरेबल, अगर टॉलरेबल लिमिट ज्यादा है, आप ज्यादा गड़बड़े सहन कर सकते हो, ज्यादा रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल्स आप बियर कर सकते हो, तो आप अपना सैंपल साइज कम कर सकते हो। तो अब आप मेरे को ये बताओ, देखो आपके ये 4 फैक्टर हो गए, और पॉपुलेशन में इंक्रीज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इट हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट। ये मेरा पॉइंट दोनों में आ जाएगा, पॉपुलेशन वाला, सो आई एम नॉट राइटिंग इट डिफरेंटली। और अगर उसने पूछा आप एग्जाम्पल्स बताओ जिन पे डिपेंड करेगा साइज ऑफ सैंपल फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स, तो हम कैसे करेंगे। तो साइज ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल, एक तो बात ये समझ लो, देखो ये मैंने ना लोअर वाले यहां लिख दिया ऐसे करके, छोटा सा करके ना, अगर टॉलरेबल एरर, अब यहाँ पे टॉलरेबल एरर या टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट वर्ड यूज करेंगे, बिकॉज अब आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स में जा रहे हो। सो योर ऑब्जेक्टिव इज कि आपको पता लगाना, आपको अनुमान लगाना है एक्सपेक्टेड, आपको जो एस्टिमेट करना है वो क्या पता करना है, आपको मिस स्टेटमेंट्स। अब आप वर्ड डेविएशन नहीं यूज करोगे, माइंड इट, है ना। तो अगर आपका टॉलरेबल एरर ज्यादा है तो आप सैंपल साइज कम कर सकते हो। अगर आपने हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन तो उसको स्ट्रेटिफाई कर दिया, आपने उसको मोर होमोजीनियस सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर दिया, तो कंपैरेटिवली स्ट्रैटिफाई करने से आपका ओवरऑल सैंपल साइज वुड बी लोअर। क्यों? क्योंकि हर सेक्शन से छोटे छोटे सैंपल लेकर के ही मेरे पास में रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो बनेगा टोटल, वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन बन जाएगा। और अगर आप उस पर्टिकुलर आइटम के लिए अदर सब्सटैंशियल प्रोसीजर्स भी लगा रहे हो तो आप सैंपल का साइज छोटा कर सकते हो। आपने बहुत और भी प्रोसीजर्स लगा रहे हो तो आप खाली सैम्पलिंग पर रिलाई भी नहीं कर रहे हो। तो और सैंपल का साइज क्या है, अगर आपको सैंपल का साइज ज़्यादा, ये भी 5 लिखने होंगे, एनी 5 नॉर्मली, ठीक है, तो आप साइज ज़्यादा रखोगे। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट ज़्यादा है, रेवेन्यू आइटम्स में आपको रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट ज़्यादा लगता है, 315 से सिग्निफिकेंट रिस्क लगता है, तो आपको साइज ऑफ सैंपल ज्यादा रखना है। अगर आपको डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस इस आइटम के बारे में ज्यादा चाहिए, आपका पुराना एक्सपीरियंस बताता है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड में से स्टेटमेंट ई एक्सपेक्टेड, तो देखो एक तो ई हो गया, एक आपके पास में टॉलरेबल वाला हो ही गया, है ना। तो अगर ये वाली चीज है तो आपको क्या चीज रखना है, सैंपल साइज। और पॉपुलेशन तो इस पे डिपेंड करके, देखो एक मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया, एक मैंने रेड कलर से कर दिया। रेड कलर वाले में साइज कम चाहिए, पिंक कलर एक्चुअली। और पॉपुलेशन जितना परसेंटेज से बढ़ेगी उसका नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, मतलब उसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब आप बताओ मुझे, देखो ये सारी चीजें तो लिखी हुई हैं, है ना, और इतना बढ़ चुके अब तो ये बन करके भी आप लिख सकते हैं हर एक के बारे में। स्ट्रेटिफिकेशन अप्रोप्रिएट होगी तो सैंपल साइज डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबिलिटी जो है वाइड वेरिएबल है, तो स्ट्रेटिफाई करेंगे अप्रोप्रिएटली एग्रीगेट। और पॉपुलेशन बढ़ी जितनी तो
उतना परसेंटेज से उतना प्रोपोर्शन में सैंपल साइज नहीं बढ़ता, इट हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट। अब बताओ ये हो जाएगा, चलो ग्रेट। अब आते हैं सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग। हाँ लेंदी तो है, 530 की सारी बातें हैं, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है लोगों ने, ठीक है। तो आप बताओ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में, नॉन स्टैटिस्टिकल आप पढ़ चुके हो, कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा से एज सच पढ़ने की। बस सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग, ऑडिटर को सेलेक्ट ऐसे करने हैं दैट ईच सैम्पलिंग यूनिट हैज चांस ऑफ सिलेक्शन, मतलब आपको बायस नहीं होना, आपको जानबूझ के किसी को रखना है, किसी को छोड़ना नहीं है। एक ना ये बहुत ज़्यादा आता है, हो सकता है वो आपको बोले आप ऐसे 530 के अनुसार पांचों मेथड के नाम लिखो और रैंडम सैम्पलिंग को एक्सप्लेन करो। तो पांचों के नाम लिखना वुड बी फॉर 1 और 2 मार्क और रैंडम सैम्पलिंग को एक्सप्लेन करना वुड बी फॉर 3 to 4 मार्क्स, ठीक है। चलो इजी, वेरी इजी। सो वन इज रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन, या अगर स्ट्रेटिफाई किया तो विद इन द ईच स्ट्रेटम हैज अ नोन चांस ऑफ सिलेक्शन। जैसे हम कहते हैं ना 300 आइटम है तो हर आइटम का सिलेक्शन का चांस 1/300 है। इट इज बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी थियरी, रैंडम नंबर टेबल्स। अब हम दो तरह से लगाते हैं, सिंपल रैंडम जहां पॉपुलेशन होमोजीनियस है, एक सी है, उसकी रेंज कम है तो वहां पे हम ये वाला लगा करके चलेंगे। सिंपल रैंडम मतलब जहां पे सिमिलर यूनिट्स है या होमोजीनियस है वहां पे हम स्ट्रेटिफाई नहीं करेंगे। हम वही चीज हम रैंडम नंबर टेबल्स को यूज करेंगे, इक्वल चांसेस होंगे, ऑडिटर बायस नहीं होगा। ये आप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, या 300 डेटर्स थे उनके चिट्स डाले आपने एक जगह, उसको शेक किया और एकदम से एक चिट उठाई तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/300, रिमेनिंग वाले में से एक चिट उठाई, प्रोबेबिलिटी 1/299, रिमेनिंग में से एक चिट उठाई आपने डेटा के नाम की, द प्रोबेबिलिटी वुड बी 1/298, ठीक है। सो दैट इज इक्विवेलेंट टू द रैंडम सिलेक्शन। नाउ आपने कहा ये मेथड आप कंसिडर करोगे एप्रोप्रिएट, ठीक है। पॉपुलेशन हो गया, अब स्ट्रेटिफाइड कितना तो पढ़ा चुके हो गया ना ये स्ट्रेटिफाइड भी। तो अगर रैंडम आया तो दोनों लिखना है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम भी और सिंपल रैंडम भी। सिंपल रैंडम इन द होमोजीनियस और स्ट्रेटिफाइड रैंडम आप पढ़ चुके हो, ज्यादा चांसेस अलग से आने के स्ट्रेटिफाइड रैंडम के हैं, आने को कुछ भी आ सकता है, यू हैव टू डू होल। नाउ इंटरवल सैम्पलिंग। सो इंटरवल सैम्पलिंग में क्या था, ध्यान करो, याद करो, आपने कहा एवरी 10th आइटम, एवरी 50th आइटम, स्टार्टिंग पॉइंट आप रैंडम भी उठा सकते हो कि अरे ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इसके बाद एवरी 50th। बट अगर पॉपुलेशन में कोई ट्रेंड है, सी फॉर एग्जाम्पल आपने 100 का गैप लिया और एक पर्टिकुलर ब्रांच की सेल्स हर 100th आइटम पर है, तो फिर आप इंटरवल या सैम्पलिंग को यूज नहीं करोगे। इफ द पॉपुलेशन इज इन अ ट्रेंड देन ऑब्वियसली दैट गैप, वो जो आप गैप लेके चल रहे हो, दैट कांस्टेंट इंटरवल बिटवीन 2 सिलेक्शंस लेकर के चल रहे हो, वो अगर करस्पॉन्ड किसी ट्रेंड को कर रहा है देन दिस मेथड वोंट बी एप्रोप्रिएट। तो आपने क्या किया, जितनी टोटल यूनिट्स उनको डिवाइड किया सैंपल साइज से। अगर मान लो 1000 यूनिट्स थी और आपको मान लो 10 आइटम का सैंपल लेकर के चलना, तो आपने 10 से डिवाइड किया तो 100 का गैप आ गया, आप 100 के गैप पे आइटम्स उठाते चले जाओ। इजी। चलो जी, अब बेटा बस, तो आपने क्या किया, आपने इस तरह से आइटम्स उठाए, बट इसको आप तभी करोगे व्हेन द पॉपुलेशन इज नॉट स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट द इंटरवल वुड कोरस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर ट्रेंड, ठीक है। इसीलिए इसको आपको केयरफुली अप्लाई करना चाहिए, पहले पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहिए कि पॉपुलेशन में कोई ट्रेंड तो नहीं है। मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग वी हैव स्टडीड जस्ट लाइक वैल्यू वेट सिलेक्शन, जहां पे सब कंक्लूजन, डिजाइन, इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन वुड बी इन मॉनिटरी अमाउंट्स, और हमारे एफर्ट्स मोर मॉनिटरी वैल्यूज की तरफ ज्यादा डायरेक्ट होता है। हैप्पीजर्ड सैम्पलिंग, विदाउट एनी ऑर्डर हमने सैंपल लगाया, विदाउट एनी ऑर्डर, मेरा कोई इंटेंशन है किसी पर्टिकुलर आइटम को एक्सक्लूड करने का, किसी पर्टिकुलर आइटम को इंक्लूड करने का। देखो मैंने फिर वही चीज करी हुई है, जहां पे दूसरा शुरू हो रहा है उसको मैंने दूसरे कलर से हाईलाइट करना शुरू कर दिया है ना, ताकि थोड़ा कीवर्ड्स ध्यान रहे कि ये इसके थे, दैट पिक्चोरियल मेमोरी। ओके, तो आप कोई भी बायस नहीं लगाते हो, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं लगाते हो, आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि हमेशा फर्स्ट और लास्ट इनवॉइस को यूज कर रहे हो, उसको चूज कर रहे हो अपने आइटम्स के अंदर। बस अगर आप स्टैटिस्टिकल लगा रहे हो तो हैप्पीजर्ड क्यों लगाओगे, बिकॉज स्टैटिस्टिकल में आप रैंडम नंबर टेबल्स को यूज करते हो। हैप्पीजर्ड तो बिना किसी ऑर्डर के बेतरतीब तरीके से यहाँ से ये वाला इनवॉइस उठा लिया, यहाँ से ये वाला उठा लिया, इट्स लाइक हैप्पीजर्ड टाइप्स का, ठीक है। तो हैप्पीजर्ड कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है,
आपका कोई जजमेंट भी नहीं है और आप रैंडम नंबर टेबल्स को यूज नहीं कर रहे, आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज नहीं कर रहे हो इसमें। ब्लॉक सैम्पलिंग एक पूरा का पूरा ढेर, अगर मेरे को 50 यूनिट सेलेक्ट करनी है तो मैंने 50 कॉन्सिक्यूटिव यूनिट्स को सेलेक्ट किया। ये लीस्ट इफेक्टिव है क्योंकि पॉपुलेशन कई बार ट्रेंड में होती है, लगातार आइटम्स में एक ट्रेंड होता है। एक पर्टिकुलर पर्सन ने वो सेल्स डे बुक बनाई थी, उसके बाद में 50 से फॉर एग्जांपल मान लो 100 दिन के बाद उसका ट्रांसफर हो गया, आपने स्टार्टिंग के 50 सेल्स डे बुक 50 दिन के सेल्स को चेक किया जो उसी पर्सन ने बनाए थे, पर जो बाद में आया था वो गड़बड़ था, पर वो वाले तो कभी आए नहीं आपके सैंपल में। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ अ ग्रुप एट अ टाइम हमेशा रीजनेबल बेसिस पर ओपिनियन नहीं देता। आप कॉन्टिजियस या कंटिन्यूस यूनिट्स को आप क्या कर रहे हो, आप ले करके चल रहे हो, तो इनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। ठीक है, चलो जी, बस आपको थोड़ा सा ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा ये अच्छा नहीं होता। इसमें और नॉन स्टैटिस्टिकल में बहुत सिमिलैरिटी है क्योंकि बस मैंने सोचा मेरे जजमेंट के बेसिस पे मैंने लगातार वाले आइटम्स उठा लिए, बट देयर इज ऑलवेज a risk of bias and it may not be true representative of population in many cases। ठीक, चलो गुड। अब एक बात समझ लो, ये सैम्पलिंग रिस्क तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, याद आया? और मैं शुरुआत वहीं से करूंगी, ऐसे 530 कहता है if the acceptable sampling risk is low, large sample size is needed। in this connection it is imperative to note कि sampling risk क्या है। सैम्पलिंग रिस्क इज द रिस्क कि सैंपल के बेसिस पर लिया गया नतीजा उस नतीजे से अलग हो सकता है जिस पर ऑडिटर पहुंचा होता अगर उसने पूरी पॉपुलेशन को चेक किया होता। जल्दी से याद कर लो वो क्लास वाले एग्जांपल्स जो हमने इस तरह से कर करके बनाए थे। 300 की पॉपुलेशन में से 30 को चेक किया, 30 डेटर्स को फॉर एग्जांपल 30 में से उसको एरर या मिस स्टेटमेंट 0 में मिला, उसने अभी तो बहुत सिंपल सा कर लेते हैं, अभी स्टैटिस्टिकल मेथड नहीं लगा रहे हैं, उसने कहा जो चेक नहीं किए उनमें भी एस्टिमेट किया 0, उसने कहा पॉपुलेशन इज मिस स्टेटमेंट फ्री, बट अगर रिमेनिंग पॉपुलेशन को चेक करता तो उसे पता चलता कि उसमें गड़बड़ थी 2-4 आइटम में, मतलब पॉपुलेशन इतनी भी मिस स्टेटमेंट फ्री नहीं है जितनी उसने सैंपल के बेसिस पर मान लिया। तो सैंपल के बेसिस पर पॉपुलेशन के बारे में लिया गया नतीजा उस नतीजे से अलग हो सकता है। नाउ क्योंकि वो सैंपलिंग दोनों में लगाता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी, एंड हेंस और इसीलिए ये सैम्पलिंग रिस्क दोनों में पाया जाता है। बस जितना सैंपल का साइज बढ़ेगा उतना सैम्पलिंग रिस्क क्या हो जाएगा बेटा, कम। तो इसलिए अगर मैं कम सैम्पलिंग रिस्क रखना चाहती हूँ मुझे सैंपल का साइज बढ़ाना पड़ेगा। सो सैम्पलिंग रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड अपॉन सैंपल में बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन इफ द एंटायर पॉपुलेशन वाज सब्जेक्टेड टू द ऑडिट प्रोसीजर। उसने पूरी पॉपुलेशन पे प्रोसीजर्स लगाए होते। हमने क्लास में नोट्स में इसको पॉइंट्स में तोड़ करके इसको पूरा तैयार किया हुआ है। ठीक है, ये हमेशा है वहां पर, बस अगर मुझे रिस्क कम करना है तो मुझे साइज ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। सैम्पलिंग रिस्क ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर बार बार मेरे साथ में इसको याद करना, मैं इसको 2 बार याद कराने की कोशिश करूंगी। इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो कंट्रोल पे हम क्या कहते हैं, हम रिलाई करें या ना करें, तो द वर्ड वुड बी रिलायंस। इन द टेस्ट ऑफ कंट्रोल दैट कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे आर, और इन द टेस्ट ऑफ डिटेल, डिटेल्स में हम क्या ढूंढते हैं, मिस स्टेटमेंट, दैट द पॉपुलेशन और the items are not subjected to a material misstatement. A material misstatement is not there, whereas in reality there are misstatement. तो या तो मैंने इंटरनल कंट्रोल पे जरूरत से ज्यादा रिलाई किया, मैंने सैंपल के बेसिस पे माने, देखो मैंने ग्रीन कलर और ब्लू कलर अलग अलग कर दिया है यहाँ पर, है ना। ठीक है, so green color is for the test of controls and the blue color is for the test of details, and then this yellow color would be for total conclusion। इसका क्या होगा, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में मैंने इंटरनल कंट्रोल पे जरूरत से ज्यादा रिलाई किया, या टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर मैंने ये बोला कि आइटम्स मिस स्टेटेड नहीं है जबकि सचमुच में वो मिस स्टेटेड है। यानी इन्हीं दोनों ही केसेस में या तो मैंने इंटरनल कंट्रोल पे ज्यादा रिलाई किया या मैंने टेस्ट ऑफ डिटेल यानी ट्रांजैक्शन बैलेंस को सही मान लिया जबकि वो इतनी भी अच्छी नहीं है। तो जब मैं ज्यादा रिलाई कर रही हूँ या पॉपुलेशन को सही मान रही हूँ तो इसका मतलब मैं आगे चल के काम कम करूंगी, मतलब मैं गड़बड़े नहीं ढूंढ पाऊंगी, मतलब मेरी ओपिनियन गलत हो जाएगी। याद है, देखो इसमें बहुत उल्टा पुल्टा तुम लोग लिखते हो, पूरे पूरे 4 नंबर मिलने चाहिए तुम वो खो देते हो। याद आ गया पूरा लॉजिकली जो हमने उसके फ्लो चार्ट्स बनाए थे,
ठीक है, ऐसे ऐसे बना करके वेन डायग्राम्स एंड ऑल, वो सैंपल साइज बना के। चलो अब बताओ मुझे, तो ये क्या कहता है, ये रहा, ये रहा, या तो मैंने इंटरनल कंट्रोल्स पे ज़्यादा रिलाय किया, सुपर समरी, अगर स्टडी मटेरियल बना रहे हैं तो अपन लोग भी बनाएंगे, हमने तो बहुत पहले, मतलब मैं तो सच बताऊं 20 साल से भी ज़्यादा हो गया ये वाला पॉइंट कराते हुए। ये पॉइंट ऐसे रिवाइज हो गए, बट दिस पॉइंट इज एक्चुअली इंटेक्ट इवन इन योर स्टडी मटेरियल। बस स्टडी मेट में पहले ये नहीं होता था बॉक्स, बट पता है ये एरो का मतलब क्या है, कि जो इस तरह का रिस्क है वही ये तरह का रिस्क है, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस है ना, ओवर रिलायंस। अब समझ गए हो, जरूरत से ज्यादा रिलाय किया, पॉपुलेशन को सही मान लिया, तो इसका मतलब ऑडिट की इफेक्टिवनेस पे असर पड़ा, आपके ओपिनियन गलत हो गया, आपका ऑडिट करना बेकार हो गया, आपकी ऑडिट करना इफेक्टिव ही नहीं रहा। ठीक है, तो ओवर रिलायंस किस में रखा और ये किस में लिखा। अब चलो दूसरे तरह का रिस्क, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में दैट कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव दैन दे एक्चुअली आर। एक्चुअली उतने बुरे भी नहीं है जितने बुरे सैंपल के बेसिस पे तुमने बोल दिया। एंड टेस्ट ऑफ डिटेल में दैट पॉपुलेशन इज मिसस्टेटेड, पॉपुलेशन बहुत मिसस्टेटेड है, जबकि सचमुच इतनी मिसस्टेटेड नहीं है, बट इस केस में आपको शक होगा, आपको डाउट होगा, आप चीज़ों पर अंडर रिलाय कर रहे हो, आप पॉपुलेशन को रिजेक्ट कर रहे हो, खराब करार दे रहे हो। जब आपको डाउट होगा आप उसको फर्दर प्रोसीजर्स करोगे, फर्दर प्रोसीजर करके आपका शक दूर हो जाएगा, आपका वक्त ज़्यादा लगेगा, आपकी एफिशिएंसी पे असर आएगा, पर आपकी ओपिनियन ठीक होगी। बोलो जी, एडिशनल वर्क होगा, एफिशिएंसी पर इफेक्ट आएगा, राइट, इट विल लीड टू मोर डिटेल चेकिंग। चलो बस टाइम कंज्यूमिंग, तो या तो आपने कम रिलाय किया, कम रिलाय करना टेस्ट ऑफ कंट्रोल में बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि इनकरेक्ट रिजेक्शन कर देना सब्सटेंशियल प्रोसीजर में, तो इनएफिशिएंसी क्योंकि वक्त ज़्यादा लगता है। तो प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, सैम्पलिंग रिस्क इज लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका जो अपन लोग ने पहले भी करा। ठीक है, चलो अब ये कहता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क, समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू सैंपल। भाई मुझे किसी आइटम को इंटरप्रेट करने में दिक्कत हो गई, ह्यूमन मिस्टेक हो गई, मुझे समझ नहीं आया कि इस आइटम को इंटरप्रेट कैसे करना है। ठीक है, प्लीज ध्यान से समझना, समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू सैम्पलिंग इज कॉल्ड एज, तो सोर्सेस क्या हो गए, देखो ह्यूमन मिस्टेक, मुझे समझ नहीं आया, सैंपल के रिजल्ट्स को मैं नहीं समझ पाई, सैंपल के अंदर कोई एक आइटम में से स्टेटमेंट था पर मेरे से वो ओवरलुक हो गया, मैंने ऑडिट प्रोसीजर सही वाले नहीं लगाए, मुझे फॉर एग्जांपल डेटर के बैलेंसेस चेक करने थे, पर मैंने सैंपल तो ज़रूर लिया, पर मैंने सैंपल लेने के बाद में उनकी डेटा के बैलेंसेस चेक करने के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी ही नहीं। जब मैंने रिक्वेस्ट भेजी नहीं थी तो मेरी गलती है ना कि मैंने प्रोसीजर सही नहीं लगाया उसके ऊपर, और इसकी वजह से मुझे गलती पता नहीं चली, या मैंने इरोनस इन्फॉर्मेशन पे रिलाय कर लिया, या मेरे को डेटर ने गलत इन्फॉर्मेशन भेजी, डेटर की और क्लाइंट की मिली भगत थी, मैंने उसके ऊपर रिलाय कर लिया। सो एनी रीजन जिसकी वजह से मेरी ओपिनियन गलत हुई, विच इज नॉट रिलेटेड टू द वेरी फैक्ट कि मैंने कम आइटम्स को चेक किया, मेरा चेकिंग करना गलत हो गया, मैंने कुछ चीज़ को ओवरलुक कर दिया, वो नॉन सैम्पलिंग रिस्क है। अब चलो, अगर मान लो मैंने 300 चेक्स थे जो पूरे साल में इशू हुए थे, उसमें से 30 चेक्स का सैंपल बनाया, तो मैं 30 चेक्स पर प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगी ना। अगर मैं चेक जो बैंक में चेक चाहते हैं, ठीक है, अगर मैं उसको चेक कर रही हूँ, तो नाउ द ऑडिटर शैल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर ऑन ईच आइटम सेलेक्टेड। सैंपल में जितना है, अगर ये डेटर होते तो हर डेटर के ऊपर हम प्रोसीजर्स लगाते, अगर प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं है तो मैं रिप्लेसमेंट आइटम ढूंढूंगी। मैम एप्लीकेबल नहीं है तो रिप्लेसमेंट, पहले रिप्लेसमेंट पर आ जाओ जरा, और रिप्लेसमेंट आइटम वाली बात। अगर एक चेक था जो कैंसल्ड चेक था, हो जाते ना कैंसिल चेक, कभी कभी डेट गलत डल गई, कुछ हो गया, उसको चेक को कैंसिल कर दिया, तो आपको रिप्लेसमेंट आइटम ढूंढ करके चलना है। फिर आपको एक दूसरा आइटम लेना है सैंपल में, क्योंकि सैंपल में आया हुआ आइटम उस पर प्रोसीजर लगा ही नहीं सकते, आप चेक की वैलिडिटी चेक ही नहीं कर सकते उसके अंदर, तो बस, और आपको एक दूसरा आइटम लेकर के उस आइटम के ऊपर प्रोसीजर लगाने। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अनेबल हो जाते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने डेटर की इंफॉर्मेशन निकाली थी, आपने 30 डेटर का सैंपल लिया, और आप एक डेटर के बारे में डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल ही नहीं रहे हैं, आपको उसका एड्रेस ही नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपको जैसे कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन में बहुत डिटेल में बड़ा होता है ना, अगर आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे, तो उस केस के अंदर आप ये देखोगे बाद में उनसे कैश रिसीट आई है या नहीं, आप कुछ और प्रोसीजर, ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाओगे। अगर आपको ऑल्टरनेट प्रोसीजर भी नहीं लगा पा रहे हो,
अगर आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स भी नहीं लगा पा रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, अगर वो भी नहीं लगा पा रहे हो तो फिर आप उसको मिसस्टेटेड मान लोगे, है ना। तो ये किसके अंदर आपने लिखा, आपने दो चीजें परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर में लेकर के गए, एक तो रिप्लेसमेंट आइटम्स की बात, और एक अगर आप अनेबल हो तो आप क्या करोगे, आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स लगाओगे वाली बात। तो अगर कभी भी उसने बोला कि आपने सेलेक्ट कर लिया, अच्छा चलो यही लाइन बोल दी उसने, ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर अप्रोप्रिएट टू द पर्पस ऑन ईच आइटम सेलेक्टेड, एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ SA 530 सैम्पलिंग। बस ये रहा इसके आगे का पूरा आंसर, ठीक है। चलो अब नेचर एंड कॉज ऑफ डिविएशन एंड मिस स्टेटमेंट, जल्दी से याद करके बताओ, डिविएशन वर्ड कहाँ आएगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, मिस स्टेटमेंट कहाँ पर आएगा, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर। रिमेंबर, इन एनालाइजिंग द डेविएशन और मिस स्टेटमेंट आपको एक कॉमन फीचर पता चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता चल सकता है टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, या फॉर एग्जाम्पल आपको पता चल सकता है अरे यहाँ तो इन्होंने सब में ना रेट गलत लगाया है GST का, सारे वाउचर्स जो हमने सेलेक्ट करे थे सेल्स के उसमें एक ही गड़बड़ है, उन लोगों का ना GST का रेट 18% लगना था, उन लोग 12% लगाया हुआ है। तौबा, फिर तो यही गड़बड़ जो आइटम्स मेरी सैंपल में नहीं आए पॉपुलेशन वाले उनमें भी हुई होगी। तो आपको कॉमन फीचर्स देख लेना, और कभी कभी तो इंटेंशनल या पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड भी हो सकती है कि भाई जानबूझ करके वो चीज़ों को कम दिखा रहे हैं, ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा डिविएशन और मिस स्टेटमेंट को। कभी कभी आप इन चीज़ों को एनॉमली, याद करो एनॉमली वो अनोखा आइटम है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए प्रोजेक्शन के वक्त एनॉमली को अलग कर देते हैं। याद आया, हमने एनॉमली के अंदर कुछ एग्जाम्पल बनाए थे, जैसे एक एग्जाम्पल था रिलेटेड पार्टी का कि वो एक ही थी, अनोखी थी, मेरी पूरी पॉपुलेशन में आ रही था, वही मेरे पास में सैंपल में आ गया, बट मैंने उसके बारे में ये सोचा कि नहीं ठीक है, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो मैं जब रिजल्ट को प्रोजेक्ट कर रही होंगी ओवर द रिमेनिंग पॉपुलेशन तो मैं एनॉमली को एक्सक्लूड कर दूंगी, बट मेरा टोटल एस्टिमेट जो आएगा वो सैंपल में कितना था प्लस प्रोजेक्ट कितना किया प्लस एनॉमलस कितनी एनॉमली थी, वो मेरा एक टोटल एस्टिमेट होएगा। तो एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन में अगर आप किसी गड़बड़ को एनॉमली बोल के चल रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो रिमेनिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, दैट इज अनोखा आइटम जो यहाँ पर आ गया था, ठीक है। अब तो ऑडिटर को बस एडिशनल प्रोसीजर्स करने हैं। सो एनॉमली की डेफिनेशन कैन बी आस्क्ड इन MCQs के फॉर्म में। डैश में बी डिफाइंड एज मिस स्टेटमेंट और डेविएशन दैट इज डिमॉन्स्ट्रेबली नॉट रिप्रेजेंटेटिव। अब तुमको 4 ऑप्शंस दे देगा जिसमें से एक एनॉमली भी होगा। सो एनॉमली समथिंग विच इज वेरी जो बिल्कुल सबसे जुदा है, अलग है, अनयूजुअल है। प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट, बट माइंड इट, एक तो मुझे प्रोजेक्ट करना है कि भाई 30 में से इतने थे तो रिमेनिंग 270 में से कितने होंगे। अगर मैंने स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग लगाई होगी तो मैं इसके लिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी, सैम्पलिंग थ्योरीज को यूज करूंगी, राइट। और जब मैं एनॉमली किसी को बोल करके चल रही हूँ, किसी आइटम को एनॉमली बोल के चल रही हूँ, तो मैं उसके रिजल्ट्स को प्रोजेक्ट नहीं करूंगी, इट मे बी एक्सक्लूडेड। बस इसके लिए मुझे ये बात पक्का करनी पड़ेगी कि ऐसे आइटम्स, ऐसे मिस स्टेटमेंट रिमेनिंग पॉपुलेशन में नहीं है, राइट। चलो अब इवैल्यूएटिंग, हम लास्ट में एक बात ये इवैल्यूएट करके चलेंगे कि जो रिजल्ट्स मिले, क्या सैंपल से मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, क्या मैं सैंपल के बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन के बारे में नतीजा निकाल पा रही हूँ, क्या मुझे कहीं और प्रोसीजर्स एक्सटेंड करने की जरूरत तो नहीं है, राइट। अगर ज्यादा सैंपल डेविएशन, देखो बार बार टेस्ट ऑफ कंट्रोल में वर्ड डेविएशन रेट है तो खतरा ज्यादा है, फिर आप काम ज्यादा करोगे। अगर मुझे ज्यादा मिस स्टेटमेंट लग रहा है, ज्यादा मिस स्टेटमेंट लग रहा है तो भी मैं काम ज्यादा करूंगी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ऑफ डिटेल में प्रोजेक्टेड कितने किए, टोटल आपने कितना लगाया प्लस एनॉमलस, क्योंकि एनॉमली को तो आप प्रोजेक्ट नहीं करोगे, उसको आप बाद में ऐड करोगे बिकॉज दैट इज अनयूजुअल डेविएशन, वो ऑडिटर का बेस्ट एस्टिमेट होगा। अगर प्रोजेक्टेड प्लस एनॉमलस, यानी ये जो मैंने टोटल बेस्ट एस्टिमेट निकाल करके चला है, प्रोजेक्टेड था मेरा 9 आइटम्स और 2 आइटम मेरे एनॉमलस थे, तो वो 11 मिस स्टेटमेंट और उसकी वैल्यू जो ये मैंने टोटल करी है, अगर वो एक्सीड करती है टॉलरेबल लिमिट को, याद करो टॉलरेबल लिमिट इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू, जब हमने क्लास डिस्कशन में पढ़ा था इससे 320 परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जिससे आगे आपको काम करना आएगा। सो अगर ये एक्सीड करती है टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट को तो सैंपल रीजनेबल बेसिस नहीं प्रोवाइड करता, आई नीड टू एक्सटेंड द
द प्रोसीजर्स, मुझे अपने प्रोसीजर्स एक्सटेंड करने पड़ेंगे, राइट तो जो भी ये है इसका मतलब एक्चुअल मिस स्टेटमेंट एक्सीड कर सकते हैं। तो अगर ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है तो ये रिस्क ज़्यादा है, फिर उस केस के अंदर मैं एडिशनल एविडेंसेस ऑब्टेन करूंगी। और एडिशनल एविडेंसेस के लिए देखो एक बात तुम शायद नोटिस करोगे, जैसे हमने एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स में भी किया था, आप मैनेजमेंट से भी पूछते हो, आप एक्स्ट्रा एविडेंसेस भी लेते हो उसको कोराबोरेट करने के लिए एडिशनल, बिल्कुल इसी प्रकार से ऑडिटर क्या कर सकता है। और कभी कभी आपको रीजनेबल बेसिस नहीं लगता, आप मैनेजमेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल सकते हैं, फर्दर मिस स्टेटमेंट, आप एनटीई फर्दर प्रोसीजर्स का बढ़ा सकते हो। अब बताओ ये बात क्लियर है? तो देखो इसमें ना आपको अब ये समझ आ गया होगा, इवैल्यूएट आएगा तो मुझे इवैल्यूएशन ही लिखना है। इवैल्यूएशन में दो चीजें, रिजल्ट्स और क्या यूज ऑफ सैम्पलिंग रीजनेबल बेसिस दे रहा है, प्लस क्या बेस्ट एस्टिमेट है, बेस्ट एस्टिमेट क्या टॉलरेबल लिमिट्स को एक्सीड कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो वो हो सकता है कि गड़बड़ क्योंकि ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमको एनटीई ज़्यादा करना पड़ेगा, मैनेजमेंट से भी पूछ सकता है। अब बताओ फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गई, स्ट्रेटिफिकेशन और ये हो गया आपका, प्लस समरी हो गई, एंड देन उसके बाद आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स मोस्टली आप कर चुके हो, बल्कि आप क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा ही कर चुके हो। सो प्लीज़ डू रिवाइज केयरफुली। मैंने कुछ निमोनिक्स आपको बना करके याद कराने की कोशिश की है, प्लस वो जो नोट्स आपको कुछ एक सुपर समरी वाले दिए हुए आप उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को याद कर सकते हो, या कुछ जो वेबसाइट पे पढ़े आप वहां से उठा सकते हो। बस इसको प्लीज एक बार और देखो, 1 घंटे के अंदर अंदर ही अब आपका रिवाइज हो जाएगा, बट 530 भी आ तो जाता ही है ना, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, डू स्टडी वेल अच्छे से, राइट?